हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेक्स नंबर शुरू किया था और हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्स नंबर का काम बेसिकली होता है टू शो मूवमेंट इन अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में मूवमेंट हो रही है उसको शो करना। तो हमने देखा था कि सबसे कॉमन एग्जांपल इंडेक्स नंबर का जो हम डे टू डे लिविंग में यूज़ करते हैं वो है निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है ना, निफ्टी हर वक्त हर सेकंड जब मार्केट खुला होता है चेंज हो रहा होता है, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होती है। तो वो जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू मूवमेंट इन प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो जैसे जैसे कंपनीज के शेयर प्राइस चेंज होंगे वैसे वैसे निफ्टी भी शिफ्ट होगा। तो इसी मूवमेंट को शो करना इंडेक्स नंबर का काम होता है। और इससे रिलेटेड हमने बहुत बेसिक चीज़ें भी पढ़ी थी, छोटी मोटी ये सारी जो हमने पढ़ी थी कि अगर इंडेक्स नंबर लेट से 150 है तो इसका ये मतलब होता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में इस साल 50% प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं। इसी तरीके से अगर इंडेक्स नंबर लेट से बेस ईयर में किसी एक चीज़ का प्राइस, लेट से किसी फ़ोन का प्राइस 9,000 रुपये था और अब वही सेम फ़ोन उसका नए मॉडल्स आ गए हैं, अब वो आता है 39,000 का। हम जानना चाहते हैं कि क्या है उसका प्राइस इंडेक्स। तो हमने बोला प्राइस इंडेक्स को P01 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। तो अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बताओ। यह आएगा 433.33। यानी इसका यह मतलब है कि 433.33 माइनस 100 कि 333.33% जो है वो प्राइस बढ़ गया है इस फोन का इन दीज 10 ईयर्स। ठीक है, तो जो इंडेक्स नंबर होते हैं नेट चेंजेस बताते हो। नेट चेंज का क्या मतलब है कि जो भी आपका इंडेक्स नंबर है उसमें माइनस 100 कर दो तो जो भी आपका आंसर आएगा इतना परसेंटेज चेंज हो गया है बेस ईयर के कंपैरिजन में इस साल प्राइस। ठीक है जी, बात समझ आ गई आप लोगों को। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर सब समझा था। आज हम सीखेंगे कि प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट या जितने भी इंडेक्स नंबर होता है, चाहे वो प्राइस इंडेक्स हो चाहे वो क्वांटिटी इंडेक्स हो, ये रहा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और चाहे वो वैल्यू इंडेक्स नंबर हो। वैल्यू कहाँ गया भाई, ये रहा। तो इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का तरीका सेम ही है। तो आप प्राइस इंडेक्स नंबर का समझ लो, क्वांटिटी इंडेक्स का ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। वैल्यू इंडेक्स का एक ही फॉर्मूला है, वो आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसको हम कहीं ना कहीं पिछली क्लास में यूज़ भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने टमेटोज, अनियन एंड पटेटोज के 2020 और 2025 के, 2020 को मैंने बेस ईयर लिया था, दूसरा 2025 को करंट ईयर लिया था। इनकी मैंने क्वांटिटी डिमांड जो मार्केट में थी वो लिखी 100, 80 और 130 टन्स, और अब 2025 में 130, 110 और 200 टन्स हो गई है। और इनके प्राइसेस भी लिखेगी पर केजी टमेटोज, अनियंस एंड पोटैटो 2020 में कितने के आते थे। तो 20 पर केजी, 25 पर केजी, 10 पर केजी, 35 पर केजी, 40 पर केजी, 18 पर केजी। फिर हमने क्या किया, हमने सभी Q0 को, सभी P0 को, सभी Q1 को, सभी P1 को ऐड करा तो हमारे नीचे आंसर आ गए 310, 55, 440, 193। अब अगर हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है तो हमने क्या किया, सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 इंटू 100, यानी 93 अपॉन 55 इंटू 100। ऐसे हमें Q01 निकालना है तो हमने क्या किया, 440 अपॉन 310 इंटू 100। तो हमारे जो आंसर हैं वो 169.09, 141.93 आए थे। और हम लोगों ने देखा कि अगर 169.09 आंसर आ रहा है प्राइस इंडेक्स का, तो इसका यह मतलब है कि 2020 से 2025 में इन 5 सालों में 69.09% प्राइसेस बढ़ गए हैं इन तीन चीज़ों के। और ऐसे अगर क्वांटिटी इंडेक्स 141.93, इसका मतलब है कि इन 5 सालों में जो क्वांटिटी मार्केट में डिमांड होती थी उसकी डिमांड भी बढ़ गई है 41.93%। अब वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, तो हमने बोला कि भाई V0 और V1 निकालना है। V0 निकालने के लिए क्या करो, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करो, और V1 निकालने के लिए P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करो। तो हमने Q0 और P0 को मल्टीप्लाई किया तो 2000 और 2000 और 1300, ये आपके आंसर आ गए। और फिर आपने Q1 और P1 को मल्टीप्लाई किया तो 4550, 4400 एंड 3600 ये आंसर्स आ गए। फिर हमने बोला कि वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ V1 अपॉन सम ऑफ V0 इंटू 100। सम ऑफ V1 यानी कि 12550, सम ऑफ V0 यानी कि 5300 इंटू 100 किया, अपॉन करके आंसर आ गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 2020 से 2025 में जो टोटल कंजम्पशन होता था वैल्यू में, ना ही प्राइस में ना ही क्वांटिटी में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू में, वो कंजम्पशन 136.97% बढ़ गया है। क्योंकि अगेन हम -100 करके देखेंगे कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो हम बोलेंगे 136.97% इंक्रीज हो गए। यही वैल्यू इंडेक्स का इकलौता फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। बट प्राइस इंडेक्स निकालने के 10 फॉर्मूले हैं, जिसमें से पहला तो ये रहा
दूसरा फॉर्मूला भी हम लोगों ने किया था, अगर आपको याद हो, और वो फॉर्मूला था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो पहले तो हमने प्राइस रिलेटिव निकाला। प्राइस रिलेटिव निकालने का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्या फ़र्क है इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में? एक फॉर्मूला तो प्राइस इंडेक्स का है ये वाला P01 का, और एक प्राइस रिलेटिव का है PR का है ये वाला। फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में? समेशन साइन में। ये हमने सभी टमाटो, अनियन एंड पोटैटो के प्राइसेस को ऐड करके P0 और करंट ईयर के प्राइसेस को ऐड करके P1 निकाला। बट यहाँ पे प्राइस रिलेटिव जो है वो सिंगल P1 अपॉन सिंगल P0 इंटू 100 करके निकलता है, यानी कि जितनी कमोडिटी है सबका अलग अलग निकलता है। तो हमने फिर 35 अपॉन 20 इंटू 100 किया 175 आया, 40 अपॉन 25 इंटू 100 किया 160 आया, और इसी तरीके से 18 अपॉन 10 इंटू 100 किया 180 आया। अब जो दूसरा फॉर्मूला था P01 निकालने का वो क्या था कि इन तीनों का अरिथमेटिक मीन निकाल लो, इन तीनों को ऐड कर अपॉन 3 करो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 171.66। और ये आंसर और ये वाला आंसर आप देख सकते हो अलग अलग है, यानी कि जो प्राइस रिलेटिव या सॉरी प्राइस इंडेक्स निकालने के 10 फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाऊंगा, 10 के 10 फॉर्मूले से अलग आंसर आता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से अलग आया 169.09, इस फॉर्मूले से अलग आया 171.66, और 8 जो हम करेंगे उनसे भी अलग अलग आंसर आएगा। अच्छा, अगला फॉर्मूला क्या है? अगला फॉर्मूला है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था, जो हमने निकाला इसका नाम था अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। यही कि हम लोगों ने प्राइस रिलेटिव निकाले और इनका अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। एक फॉर्मूला जो और है, जो तीसरा फॉर्मूला है, वो है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तब इसके अंदर आप क्या करोगे? इन 3 ऑब्जर्वेशंस को ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे। क्या ज्योमेट्रिक मीन निकालना आपको आता है? हाँ, क्या करना है बताइए? इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है और रेज़ टू द पावर 1/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। रेज़ टू द पावर 1/3 और आपका आंसर आ गया। तो ईजी है ये, ठीक है ना, ईजी है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1/3 निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और ऑब्वियसली बात है ये आंसर इस आंसर से कम होगा, क्योंकि आपको पता है, आपने पहला चैप्टर पढ़ा था MCT कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन ज्योमेट्रिक मीन। याद है? भूल गए? याद है? तो आपका ये जो आंसर आएगा ये 171.66 से कम आएगा, क्योंकि 171.66 इन तीनों का अरिथमेटिक मीन निकाल करके आया है, और ज्योमेट्रिक मीन इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल करके आएगा। तो 3 फार्मूलाज हो गए, ठीक है ना, 3 फार्मूलाज हो गए। एक बार लिख ले क्या क्या फार्मूला हो गया। तो हम लोगों ने पहला फार्मूला किया P01 निकालने का, सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 इंटू 100। एक हमने किया, दूसरा फार्मूला किया प्राइस इंडेक्स निकालने का, कि सभी प्राइस रिलेटिव को ऐड करो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो P मतलब होता है प्राइस रिलेटिव, और P निकालने का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, और ये हर एक कमोडिटी का इंडिविजुअली निकलता है, ठीक है जी। फिर तीसरा फार्मूला क्या था? तीसरा फार्मूला था कि आपके जितने भी प्राइस रिलेटिव हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। तो एक तरीके से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव, यहाँ पे भी PR लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, PR। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? प्राइस रिलेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय प्राइस रिलेटिव 2 मल्टीप्लाई बाय nth प्राइस रिलेटिव को, सारे प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाई किया टू द पावर 1/n। अब आगे बढ़ते हैं, 3 फार्मूलाज हो गए हैं, चौथा फार्मूला क्या है? अच्छा, ये जो 3 फार्मूलाज थे ये आपके अनवेटेड मेथड थे। क्या थे? अनवेटेड मेथड, अनवेटेड मेथड। अब जो बाकी के 7 फार्मूलाज हैं वो कौन से हैं? वो है वेटेड मेथड, ठीक है जी। अब वेटेड मेथड में पहले तो आप स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो समझो। तो स्टैंडर्ड फार्मूला वेटेड मेथड का है सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 इंटू 100। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम है, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। फ़र्क आएगा, अब इनको आपको वेट से मल्टीप्लाई करना है, ये इसका स्टैंडर्ड है। सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 इंटू 100 आपने पिछली क्लास में कर लिया था। इनको P1 को W से और PW को W से वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके वेटेड मेथड बन जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला जो है ये बनाया एक स्टैटिस्टिशियन ने जिसका नाम था लैस्पर्स। तो इसको हम बोलते हैं लैस्पर्स प्राइस इंडेक्स, लैस्पर्स प्राइस इंडेक्स है ये P0 में निकालने का ही फॉर्मूला, ठीक है ना। और क्या कहता है ये बोलता है
कि भाई P1 P0 इन दोनों ही प्राइजेस को आप मल्टीप्लाई कर दो वेट से, और वेट होगा बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी। फिर आया एक और स्टैटिस्टिशियन जिसका नाम था LP पाशेस, पाशेस PAASCHES, तो इसको हमने बोल दिया पाशेस प्राइस इंडेक्स, पाशेस प्राइस इंडेक्स। तो इसने बोला कि अगर आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है, P0 निकालना है, तो अगेन आपको P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये तो एकदम सिंपल सबसे पहले वाला मेथड होगा जो पिछली क्लास में किया था, जो सबसे ऊपर लिखा है वाला। इसको वेट से मल्टीप्लाई करो, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखा, वेट से मल्टीप्लाई करो, और उसने वेट किसको दिया, करंट ईयर क्वांटिटी को, Q1 और Q1 को। फिर आया एक और स्टैटिस्टिशियन सबसे तगड़ा, फिशर्स, तो इसको हम बोलते हैं फिशर्स आइडल इंडेक्स। और इसने बोला कि अगर आपको P01 निकालना है तो आप क्या करो, आप लैस्पर्स और पाशेस के प्राइस इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो L इंटू P रेज़ टू द पावर क्या कर देंगे, 1/2। इसने क्या किया, लैस्पर्स और पाशेस के प्राइस इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। तो L हो गया LP, लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हमने फेसबुक बनाया, फेसबुक। तो अगला है बॉलेस, बॉलेस प्राइस इंडेक्स। तो इसको आपको ऐसे निमोनिक याद रखना है, LPFB, LP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हमने फेसबुक बनाया, ठीक है ना, फेसबुक प्रोग्रामिंग करके बना होगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले L आता है, तो सबसे पहले आता है तो वो पहले साल की क्वांटिटी यानी कि बेस ईयर क्वांटिटी को वो देता है, वेटेज देता है। फिर L के बाद P आता है तो करंट ईयर क्वांटिटी को वेटेज देता है। फिर F और B क्या करते हैं, F और B, F तो L और P का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेता है, और B पता है क्या करता है, वो L और P का अरिथमेटिक मीन निकाल देता है। फिर आया एक और मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ, प्राइस इंडेक्स। इसने क्या किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसका फॉर्मूला क्या है वो सुनो। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ P1 Q0 प्लस P1 Q1 डिवाइड बाय सम ऑफ P0 Q0 प्लस सम ऑफ P0 Q1। ध्यान दो और बताओ ये क्या कर रहा है, बताओ जी क्या कर रही है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और बताओ क्या कर रहा है। क्या ये फॉर्मूला L वाले का है, P1 अपॉन P0, Q0 को वेट दे दिया, और ये L के बाद P, ये वाला फॉर्मूला P का है, L यानी कि लैस्पर्स का, और ये वाला फॉर्मूला पाशेस का है। P1 अपॉन P0, देखो P1 अपॉन P0, Q1 को वेट दे दिया, Q1 को वेट दे दिया। तो उसने ऐसा नहीं किया कि लैस्पर्स और पाशेस को ऐड कर दिया, इसने क्या किया, लैस्पर और पाशेस के न्यूमरेटर को ऐड किया, डिवाइड बाय लैस्पर और पाशेस के डिनोमिनेटर को ऐड किया। क्लियर हो गया। इसने L और P को ऐड नहीं किया, इसने L और P के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ऐड करके बीच में डिवाइड का साइन लगा दिया। अब आप मुझे बताइए क्या इसमें मैं P1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, Q0 प्लस Q1, और यहाँ पे P0 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, Q0 प्लस Q1। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मार्शल एजवर्थ ने बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी के सम को वेट लिया है? अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो देखो P1 और P0, P1 और P0 ये आ गया, और वेट की जगह देखो, वेट की जगह क्या लिखा है हम लोगों ने, वेट की जगह हम लोगों ने क्या लिखा है, वेट की जगह हमने लिखा है Q0 प्लस Q1 एंड Q0 प्लस Q1। तो इसने क्या किया, बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटी के सम को वेट बना दिया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा वैसे इसने किया ये भी नहीं था, इसने पता करा क्या था एक्चुअल में, इसने
किया ये भी नहीं था, इसने किया ये था, इसने Q0 प्लस Q1 यानी करंट ईयर और बेस ईयर क्वांटिटी के अरिथमेटिक मीन को वेट बनाया था। क्या किया था? करंट ईयर और बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी के अरिथमेटिक मीन को वेट बनाया था, बट 2 और 2 कट गया, तो 2 और 2 कटने की वजह से बच ही गया। क्लियर हो गया? क्योंकि अगर ये क्वांटिटीज़ का सम कर दे और उनको वेट बना दे तो वेट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वेट बहुत बड़े होने की वजह से क्या होगा? आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, बाकी आंसर से बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो इसने करा क्या था? इसने बेसिकली दोनों के अरिथमेटिक, बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी के अरिथमेटिक मीन को वेट बनाया था, बट वो 2 2 कट गया। 2 2 कटने की वजह से Q0 प्लस Q1 अपॉन Q0 प्लस Q1 हो गया, और फिर हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो वापस से ये बन गया। तो आपको अगर ये याद नहीं है, ये याद नहीं है, तो ये तो याद हो जाएगा आराम से, इसमें याद करने में कुछ भी नहीं है। एल वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और पी वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। एल और पी मतलब एल यानी कि लैस्पर्स प्राइस इंडेक्स और पी मतलब कि पार्शियल प्राइस इंडेक्स। क्लियर हो गया? तो ये आपके 8 फॉर्मूलाज हो गए टोटल। ये वाला हमने पिछली क्लास में कर लिया था, P1 अपॉन P0 इंटू 100 सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 इंटू 100। ये वाला भी हमने पिछली क्लास में कर लिया था कि प्राइस रिलेटिव निकालो, सभी प्राइस रिलेटिव को ऐड करो अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दो, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कहते हैं उसको। फिर ये आज हमने सीखा तीसरा मेथड कि आप प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए प्राइस रिलेटिव का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, यानी जितने भी प्राइस रिलेटिव आए हैं आपके, जैसे आए थे 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और टू द पावर 1 अपॉन n कर दो, ये जो हमने किया यहाँ पर, तो भी आपका जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस इंडेक्स बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। फिर हमने बोला ये तीनों मेथड अनवेटेड मेथड थे, ये तीनों मेथड अनवेटेड थे, और अब जो हम मेथड्स करने वाले हैं ये सारे के सारे वेटेड मेथड हैं। तो वेटेड मेथड में भाई वेट दिया जाएगा, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब क्या किया? P1 को वेट दे दिया, P0 को वेट दे दिया, उनको W लिख दिया, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है समझ लो, बट एक्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब क्या किया? लैस्पर्स आया एक स्टैटिस्टिशियन, उसने बोला कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 में मैं जो वेट है वो देना चाहूँगा बेस ईयर क्वांटिटी को, Q0 को। पार्शियस ने बोला मैं करंट ईयर क्वांटिटी को देना चाहूँगा। फिशर्स ने बोला मैं लैस्पर्स और पार्शियस का प्राइस इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहूँगा, तो L इंटू पी टू दी पावर 1/2। बॉलेस ने बोला मैं लैस्पर्स और पार्शियस के प्राइस इंडेक्स का अरिथमेटिक मीन निकालना चाहूँगा, और मार्शल एजवर्थ ने बोला कि मैं लैस्पर्स वाले का न्यूमरेटर और पार्शियस वाले का न्यूमरेटर ऐड करूँगा, डिवाइड बाय मैं लैस्पर्स वाले डिनोमिनेटर को और पार्शियस वाले डिनोमिनेटर को ऐड करूँगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपके 8 फार्मूलाज बन गए। तो एक काम करते हैं, इनको समझने के लिए एक छोटी सी टेबल बना करके ये सारी चीज़ें कंप्यूट कर लेते हैं। तो हम एक डेटा ले लेते हैं रैंडमली, लेट से आपकी कमोडिटी ए है, कमोडिटी बी है और कमोडिटी सी है, और मेरे पास अवेलेबल है 2015 का प्राइस एंड क्वांटिटी और 2025 का प्राइस एंड क्वांटिटी। तो प्राइस ले लेते हैं, कुछ भी रैंडमली ले लेते हैं। तो इसको हमने ले लिया लेट से 30, इसको हमने ले लिया 45 और इसको हमने ले लिया 70। क्वांटिटी को हमने ले लिया 100, यहाँ पे ले लिया लेट से अगेन 200 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं लेट से 350। ऐसे P1 Q1 P1 अब क्योंकि हर चीज़ महंगी होती है तो हम प्राइस थोड़े थोड़े ज़्यादा कर देते हैं, तो 30 की जगह 40 ले लेते हैं, 45 की जगह 50 ले लेते हैं और 70 की जगह 100 ले लेते हैं। और क्वांटिटी भी नॉर्मली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी मार्केट में जो डिमांड है उसकी वो भी बढ़ी जाती है, तो क्वांटिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 120, इसको लिख दिया 250 और इसको लिख दिया 400। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड पहला लैस्पर्स प्राइस इंडेक्स, दूसरा पार्शियस प्राइस इंडेक्स, तीसरा फिशर्स आइडल इंडेक्स और चौथा बोलेस प्राइस इंडेक्स। LPF भी आपको निकालना है। तो L का फॉर्मूला क्या होता है? हमने बोला P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये तो होता है एकदम नॉर्मल स्टैंडर्ड सबसे बेसिक फार्मूला, बट लैस्पर्स ने बेस ईयर क्वांटिटी को वेट दे दिया तो Q0 से मल्टीप्लाई कर दो। पार्शियस का P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसने करंट ईयर क्वांटिटी को वेट दे दिया तो Q1 से मल्टीप्लाई कर दो। F ने क्या किया? L और P को मल्टीप्लाई करके इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया, और B ने L और P को ऐड करके इनका अरिथमेटिक मीन निकाल दिया। आओ जी, क्या हमें P0 Q0 चाहिए? हाँ चाहिए। तो हम एक कॉलम बनाते हैं P0 Q0 का। क्या हमें P0 Q1 चाहिए? P0 Q1
P0Q1 भी चाहिए, तो हमने एक और बना दिया P0Q1 का। क्या हमें P1Q1 चाहिए? हाँ। और क्या हमें P1Q0 चाहिए? हाँ, ठीक है ना, P1Q0 चाहिए। हाँ, P1Q0 ये रहा, P1Q1 ये रहा, P0Q0 रहा, P1Q1 ये रहा, P0Q1 ये रहा। अब बताइए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। P0Q0 30 इंटू 100 3000, 45 इंटू 200 9000, और 70 इंटू 350 24,500। तो आपका आ गया P0Q0, ऐड करके बता देना। फिर P0Q1, P0 ये रहा और Q1 ये रहा, पहला कॉलम और आखिरी कॉलम, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। P0Q1 तो 30 12 इंटू 3 36 और 2 0, 45 इंटू 25 11,250, और 70 इंटू 4 28,000। अब P1Q1 को मल्टीप्लाई करता है तो 12 4 48, 2 0 आ जाएंगे, 25 इंटू 5 125 और 2 0 आ जाएंगे, और 4 इंटू 1 4 और 40,000 आ गया। अब P1Q0 Q0 P1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 4000, फिर हो गया 5 2 10 और 3 0, और फिर 35 इंटू 1 35 और 3 0। बताओ जी क्या क्या आ रहा है? इन सबका सम टोटल बताइए। 9 10 11 12 12 प्लस 24 36 500, 28 प्लस 11 39 250 प्लस 3600 42850। फिर बताइए 40,000 प्लस 12,500 52,500 577 75730, और इसका भी बता दो। 35 प्लस 10 प्लस 4 49। देखो P1Q0 ये रहा, तो 49,000 आ गया, अपॉन P0Q0 36,500 आ गया इंटू 100। लो जी, आपका लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स आ गया। कितना आ रहा है? 49 डिवाइड बाय 36.5 134.24। फिर P1Q1 यानी कि 57,300 डिवाइड बाय P0Q1 यानी कि 42,850 इंटू 100 133.72। ओके, तो देखो आंसर अलग अलग आ रहे हैं बट आसपास ही आते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दो, इन दोनों के बीच में आंसर आएगा। कितना आ रहा है? 99997। अच्छा 133.97, और ऐड करके अपॉन 2 कर दो 0.98। तो आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा कम, ये थोड़ा ज़्यादा, ये थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके चारों प्राइस इंडेक्स निकल गए। ईजी है, ईजी है। अब आपके एग्जाम में देखो चारों तो नहीं आएंगे, एग्जाम में जनरली फॉर्मूला क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसा आता है, आपको पता है कि फिशर्स का फॉर्मूला होता है L इंटू पी का स्क्वायर रूट। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से आता है कि इन तीनों में से कोई दो दे देता है और तीसरा पूछ लेता है क्या होगा। कोई भी दो दे देते हैं और तीसरा पूछ ले, लेट से F और L दे दिया, पूछा और बोल रहा है फाइंड पार्शियल प्राइस इंडेक्स। P और L दे दिया कि भाई पार्शियल प्राइस इंडेक्स इज लेट से 133.72, लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स इज 134.24, फाइंड फिशर्स। या फिशर और ग्लासपर्स दे दिया, फाइंड पार्शियस, या पार्शियस और फिशर्स दे दिया, फाइंड लेस्पर्स। तो इन तीनों में से कोई भी दो दे देता है और तीसरा पूछ लेता है। तो आपको इस फॉर्मूले में डालनी है वैल्यू और आंसर निकाल लेना है। कर लोगे इतना तो ईजी है, आसानी से हो जाएगा। ओके, अच्छा वैसे एक बात और बताओ मुझे, मार्शल एजवर्थ का भी निकाल लेते हैं ना।
मार्शल एजवर्थ। तो क्या करेंगे इस फॉर्मूले में हम P1 Q0 और P1 Q1 को ऐड करेंगे डिवाइड बाय P0 Q0 और P0 Q1 को ऐड करेंगे। तो बेसिकली 49,000 प्लस 57,300 यानी कि एल और पी की न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे और फिर डिनोमिनेटर्स को ऐड करेंगे। 36,500 प्लस 42,850 इन 200 कितना आ रहा है बताइए। 133 पॉइंट समथिंग की कुछ आना चाहिए मेरे ख्याल से, 134 आना चाहिए। 133.97 ही आएगा जितना मुझे लगता है। बताओ निकाल करके। फाउंडेशन CA फाउंडेशन बैठ जाओ 133.96। मुझे कैसे पता चला कि इसका आंसर 133.97 या इसके आसपास ही आएगा? क्योंकि बोला जाता है कि आंसर ऑफ मार्शल एजवर्थ इज क्लोजेस्ट टू 10 फॉर्मूले हैं आपको पता है, क्लोजेस्ट टू फिशर्स आइडल इंडेक्स। यानी जो आंसर आया है, ये जो भी आंसर आना था, इसके नियरेस्ट आंसर जो है वो फिशर्स का होता है। और आप देख भी सकते हो इन सभी में, इन जितने भी आंसर आ रहे हैं, इस आंसर के सबसे नज़दीक आंसर फिशर का ही है। जस्ट 0.01 का फ़र्क है और बाकी सब में से ज़्यादा ही फ़र्क है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो देखो ये बात यहाँ लिखी है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने सिंपल एवरेज मेथड, एक फार्मूला होता है वो कर लिया, और वो फार्मूला कौन सा था? वो फार्मूला था सबसे ऊपर वाला, यानी कि ये वाला, सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 इंटू 100। फिर हमने कर रहा दूसरा वाला फार्मूला, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसके अंदर दो होते हैं, यूजिंग GM एंड यूजिंग HM। देखो ये लिखा है यूजिंग AM एंड यूजिंग GM। तो यूजिंग AM वाला यानी कि ये अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, और यूजिंग GM यानी कि ये, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। फिर हमने किया इसमें बेसिकली लॉग का यूज़ करके ज्योमेट्रिक मीन निकाला है, बट हमें नॉर्मल निकालना आता है तो हमने नॉर्मल निकाला है, लॉग का यूज़ नहीं किया। लॉग का यूज़ करके भी ज्योमेट्रिक मीन निकल जाता है। फिर हमने पढ़े वेटेड मेथड का ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म था। फिर हमने लेस्पर्स पढ़ा, पाशेस पढ़ा। लेस्पर्स क्या बोलता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100 में जो वेट है, ये जो वेट है ये किसको दो? ये वेट दो करंट ईयर क्वांटिटी को, यानी कि Q0 को। तो Q0 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर L के बाद आता है पाशेस ने बोला कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 में, P1 अपॉन P0 इंटू 100 में किसको वेट दो? करंट ईयर क्वांटिटी को दो। तो देखो Q1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपका आ गया ये आपका, देखो ये आपका लेस्पर्स का फॉर्मूला है और आपका पाशेस का फॉर्मूला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर रूट निकाल के इंटू 100 कर दिया, या सिंपली L और P को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट निकाल लिया, एक ही बात है। फिर डॉर्बेश एंड बॉलेस, मैं डॉर्बेश को इग्नोर कर देता हूँ, मैं बॉलेस बोलता हूँ, LPFB, ठीक है ना। डॉर्बेश एंड बॉलेस प्राइस इंडेक्स आप भी याद रखना, एग्जाम में आएगा तो डॉर्बेश एंड बॉल ही आएगा, बट इसमें बॉल ही पकड़ के चलो कि ये B वाला है। तो इसने क्या किया, इसने ऐड करा, अच्छा डॉर्बेश एंड बॉलेस ने क्या किया, अरिथमेटिक मीन निकाला L और P का। तो L को और P को ऐड किया, अपॉन 2 करा, तो देखो L प्लस P अपॉन 2 हो गया। फिर मार्शल एजवर्थ ने क्या किया, L और P के न्यूमरेटर को ऐड किया, डिवाइड बाय L और P के डिनोमिनेटर को ऐड किया, इंटू 100 कर दिया। ये फॉर्मूला इसका आ गया। और देखो यहाँ क्या लिखा है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय मार्शल एजवर्थ मेथड इज क्लोजेस्ट टू फिशर्स इंडेक्स। हमने अभी देख भी लिया जब आंसर निकाला। और फिशर्स आइडल इंडेक्स कैसे निकलता है? इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ L एंड P, लेस्पर्स और पाशेस, यानी L और P का ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो आपका फिशर्स आइडल इंडेक्स आ जाता है। तो इसमें सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली ऑलरेडी, समझ आ गई बातें। अब अगर आप सिर्फ इतने फॉर्मूलेस कर ले तो जो अभी तक मैंने आपको कराए हैं, यानी कि 8 करा दिए,
ये 8, तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का आया है। रीज़न ये है क्योंकि वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव के जो 2 मेथड्स हैं ये एग्जाम में इतने नहीं आते ही नहीं है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर वैसे प्राइस रिलेटिव को पी यानी कि प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं, P1 अपॉन P0 × 100 करके निकालते हैं। लास्ट क्लास में समझाया था मैंने आप लोगों को। तो प्राइस रिलेटिव को किसी एक वेट से मल्टीप्लाई किया अपॉन सम ऑफ वेट किया तो आपका P01 आ गया। अब अभी वेट क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होता है कि वेट किस चीज़ को लेना है, ठीक है जी। अपनी मर्जी से आप नहीं ले सकते, क्वेश्चन में गिवन होता है अगर आएगा तो, इसलिए आता ही नहीं है, इसी वजह से आता नहीं है। और फिर आपको ज्योमेट्रिक मीन, अब आपको क्या करना है, जो P आया था आपका प्राइस रिलेटिव, ठीक है ना, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। बट कौन सा, नॉर्मल ज्योमेट्रिक मीन नहीं, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए लॉग एंटी लॉग का यूज़ किया गया है, बट हम लॉग एंटी लॉग का यूज़ करे बिना भी इसको निकाल सकते हैं। ये W इज वेट अटैच टू प्राइस रिलेटिव, तो जो W है वो वेट है अटैच टू प्राइस रिलेटिव। तो इस तरीके से आपके पूरे 10 फॉर्मूले हो गए। 8 मैंने आपको करा दिए, 9th ये है, 10th है, बट ये नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आते हैं हम, अभी तक हमने प्राइस रिलेटिव के 10 फॉर्मूले देखे और मैंने बताया कि प्राइस रिलेटिव अगर आप कर लेते हो, सॉरी प्राइस इंडेक्स नंबर के हमने 10 फॉर्मूले देखे और मैंने बोला कि अगर आप प्राइस इंडेक्स नंबर सीख लेते हो, समझ लेते हो, कर लेते हो तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। और अब आप देख सकते हो 10 के 10 फॉर्मूले कॉपी पेस्ट सेम है, बस Q और P को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो वहाँ पे P01 था, यहाँ पे Q01 है। हाँ, वहाँ पे सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 × 100 था, यहाँ पे सम ऑफ Q1 अपॉन सम ऑफ Q0 × 100 है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस P को Q से इंटरचेंज कर दिया है। बाकी सारे फॉर्मूले सेम है, देखो सब कुछ सेम है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे LPFB की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो स्टैंडर्ड, जो जनरल फॉर्म है वो Q1 अपॉन Q0 × 100 है और वेट से मल्टीप्लाई किया। तो वेट बताओ क्या होगा, पहला बेस ईयर प्राइस, फिर करंट ईयर प्राइस, और फिर वही L और P का जो मेट्रिक मीन, फिशर्स आइडल क्वांटिटी इंडेक्स आ जाएगा, और L और P का अरिथमेटिक मीन, डॉर्बेशन बॉलेस क्वांटिटी इंडेक्स आ जाएगा। मार्शल एचवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा, L और P का न्यूमरेटर अपॉन L और P का डिनोमिनेटर ऐड कर दो। सारे फॉर्मूले सेम है, सिर्फ और सिर्फ P और Q को इंटरचेंज किया गया है। क्लियर हो गई बात, कर लोगे, इनको अलग से कराने की जरूरत नहीं है। और वही सेम नोट्स लिख दिया है, रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय मार्शल एचवर्थ मेथड इज क्लोजेस्ट टू फिशर्स एंड फिशर्स आइडल इंडेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्पर्स एंड पार्शियल्स। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, बस लर्न कर लेना कि जो पहला मेथड होता है ये वाला सिंपल एवरेज मेथड, सबसे पहला जो हमने पिछली क्लास में एकदम स्टार्टिंग में कर लिया था, इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये बहुत रिलायबल मेथड नहीं माना जाता। ये इन्फ्लुएंस होता है विद कमोडिटीज़ हैविंग ह्यूज प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी कि अगर आपकी कमोडिटीज़ में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो इस प्राइस इंडेक्स पर उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, जो कि एक बुरी बात है। समझो ना, जैसे इन्फ्लेशन भी एक इंडेक्स होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते हैं हम लोग। अब अगर इंडिया में उस इन्फ्लेशन को निकालने के लिए, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा कि इन्फ्लेशन 4% के आसपास आया इंडिया का, आप गूगल कर लेना इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया तो आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो उस इन्फ्लेशन को निकालने के लिए हमने 100 असेंशियल चीज़ों का यूज़ किया होगा, दाल, आटा, सीमेंट, लोहा, ऑयल, ये सारी चीज़ें, ठीक है, चीनी, पल्सेस, ये सब 100 असेंशियल चीज़ों को कंसिडर किया होगा और देखा होगा कि इनके प्राइसेस में क्या फ्लक्चुएशन हुआ है और उसके बेसिस पर हम बताएंगे कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है। अब अगर सारी कमोडिटीज़ 99 कमोडिटीज़ का प्राइस हल्का हल्का बढ़ा था, बट एक कमोडिटी का प्राइस 3 गुना हो गया था, ठीक है ना, और इस ह्यूज प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से अगर हमारा इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एक अच्छी बात है, बुरी बात है। सिर्फ एक की वजह से क्या हम ये बोलते हैं कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत हाई है? नहीं, एक ही चीज़ तो महंगी हुई है, बाकी 99 तो ठीक है ना। तो इसलिए इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि ये इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ह्यूज प्राइस फ्लक्चुएशन का, तो जो बुरी बात होती है, नहीं पढ़ना चाहिए। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनिट इन विच प्राइसेस इज कोटेड। अगर आपके प्राइसेस डॉलर्स में कोटेड है तो आंसर अलग आएगा, यूरोज में कोटेड है आंसर अलग आएगा, जबकि नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। प्राइसेस चाहे यूरोज में हो, चाहे पाउंड्स में हो, चाहे रुपीज़ में हो, प्राइस इंडेक्स शुड नॉट चेंज, बट इसमें उस चीज़ का फर्क पड़ता है, तो ये भी उसका लिमिटेशन हो जाता है। एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस फॉर वेरियस कमोडिटीज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। और क्योंकि एक अनवेटेड मेथड है, क्या है, एक अनवेटेड मेथड है, देखो लिखा है अनवेटेड मेथड। तो अनवेटेड मेथड की वजह से होता क्या है कि अगर किसी चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेनी है तो हम वो नहीं ले पाते, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया ही नहीं जाता किसी चीज़ को। तो ये तो आप समझो, ये जो लिमिटेशन है आखिरी वाली, ये पहले 3 फॉर्मूले की है। एक ये जो हमने किया ये वाला फॉर्मूला, और 2 जो आपके प्राइस रिलेटिव के अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन वाले हैं।
ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखा गया पढ़ लेते हैं। अनलाइक प्रीवियस मेथड इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनिट इन विच प्राइस आर कोटेड। जैसे पिछले मेथड में अगर आपके प्राइसेस यूरोज में है, पाउंड्स में, रुपीज़ में, तो आपका आंसर अलग अलग आ रहा था, बट जब आप ये मेथड यूज़ करते हो तो आंसर अलग अलग नहीं आता, सेम आता है। फिर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन, एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है बट उतना फर्क नहीं पड़ता जितना पहले वाले को पड़ता है। लिमिटेशन क्या है कि हर एक आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, अगर हमें अलग अलग इंपॉर्टेंस देनी है अलग अलग आइटम को तो वैसे इसमें पॉसिबल हो नहीं पाता, तो लिमिटेशन है। एंड डिफिकल्टी इज देयर इन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एवरेज, यानी कि अगर प्राइस रिलेटिव का हमें मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन निकाले, ज्योमेट्रिक मीन निकाले, कई बार इसमें डिफिकल्टी होती है कि किसको यूज़ करें, तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है जो आपको समझना हो, सब कुछ ख़त्म कर दिया मैंने जो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और फिर ये वाला पार्ट मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, वैल्यू इंडेक्स नंबर, और वैल्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि अगर आपको V01 यानी कि वैल्यू इंडेक्स निकालना है, अच्छा याद रखना प्राइस इंडेक्स को P01 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स को Q01 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, और वैल्यू इंडेक्स को V01 से रिप्रेजेंट करते हैं, V01 ये देखो। और ये कैसे निकालते हैं, करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो हम पिछला एग्जांपल लेकर के चल रहे थे, ये वाला एग्जांपल, अगर इसमें हमें वैल्यू इंडेक्स भी निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, V1 निकालना पड़ेगा और V0 निकालना पड़ेगा। तो V1 क्या होगा, करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, तो 40 इंटू, अच्छा P1 Q1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, देखो ये रहा, तो क्या मैं बोल दूँ कि ये V1 है, और P0 Q0 भी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो क्या मैं ये बोल दूँ ये V0 है, तो यानी कि V1 अपॉन V0 यानी कि 57,300 अपॉन 36,500 हमने कहीं किया नहीं है। वैसे आप देखोगे तो 57,300 36,500 कहीं नहीं हमने कौन बोलिया ये वाला, तो अगर आप 57,300 अपॉन 36,500 करते हो और इंटू 100 करते हो तो आपका वैल्यू इंडेक्स आ जाएगा। तो बताओ वैल्यू इंडेक्स क्या आएगा। छठी चीज़ हम वैल्यू इंडेक्स भी निकाल लेते हैं, तो आप बोलोगे 57,300 डिवाइडेड बाय 36,500 इंटू 100, कितना आ गया, ये आपका वैल्यू इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो वैल्यू इंडेक्स निकालना भी सुपर डुपर इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, खत्म। अब देखो दो तीन कॉन्सेप्ट हैं छोट मोट, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट ये एग्जाम में कभी आए नहीं हैं और मुझे उम्मीद है भी नहीं कि आएंगे। तो अगला आखिरी टॉपिक जो इस चैप्टर में बचेगा, आखिरी नहीं बोलूँगा, सेकेंड लास्ट टॉपिक बोलूँगा, वो है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, और आखिरी टॉपिक है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, एंड रियल प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। इन तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है और वो निकाला कैसे जाता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा ये फॉर्मूला, देखा देखा, बताओ किसका फॉर्मूला है ये, अभी पढ़े हमने, किसका फॉर्मूला है ये, लैस्पर्स का है। यानी जो आप लैस्पर्स का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला है CPI, CII या RPI निकालने का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड रियल प्राइस इंडेक्स निकालने का, और तीनों एक ही चीज़ होती है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। एक फॉर्मूला ये भी होता है बट अगेन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आइए जी बच्चों, मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ ये क्या है। चेन इंडेक्स नंबर, चेन इंडेक्स नंबर के अंदर हमें सिखाया जाता है कि अगर आपके पास अलग अलग ईयर के प्राइसेस अवेलेबल हैं तो पहली बात तो इन प्राइसेस का यूज़ करके क्या प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हो, P01, आंसर इज यस। तो आप मुझे बताइए 1992 का प्राइस इंडेक्स क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, और P0 क्या होता है जल्दी बताओ, P0 क्या होता है, बेस ईयर प्राइस होता है। तो P1 तो हो गया करंट ईयर यानी कि 60, तो 60 अपॉन बेस ईयर क्या है, ये हो गया आपका बेस ईयर, बेस ईयर का प्राइस क्या है 50, तो ये आपका P0 रहेगा। तो 60 अपॉन 50 इंटू 100, जल्दी बताओ कितना होता है, 60 अपॉन 50 इंटू 100 क्या वो 120 होता है। हाँ, फिर आप अगर 1993 का प्राइस इंडेक्स निकालोगे तो क्या होगा 62 अपॉन 50 इंटू 100, याद रखना 62 अपॉन 50 इंटू 100 करना है, ना कि 62 अपॉन 60 इंटू 100, क्योंकि प्राइस P1 होता है करंट ईयर प्राइस और P0 होता है बेस ईयर प्राइस, और बेस ईयर क्या है 1991 है। तो 62 अपॉन 50 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर देखो 124 आ जाएगा। फिर आप 65 अपॉन 50 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर 129.9 आ जाएगा।
70/15 करोगे तो आपका आंसर 139.9 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? बट हमें ये डायरेक्ट तरीके से निकालना सिखाया नहीं जा रहा। हमें बोला जा रहा है कि आप ये प्राइस इंडेक्स जो निकाल रहे हो निकालो, बट आप पिछले साल के प्राइस इंडेक्स का यूज़ करके निकालो। यानी कि अगर आपको 124 निकालना है तो आप इस 120 का यूज़ करके निकालो, आपको 129.9 निकालना है तो आप इस 124 का यूज़ करके निकालो। तो आप देख भी सकते हो इस 124 को निकालने के लिए आपने ये 120 का यूज़ किया है, इस 129 को निकालने के लिए आपने इस 124 का यूज़ किया है, इस 139.9 को निकालने के लिए आपने इस 129.9 का यूज़ किया है। तो क्या ऐसे ही होती है चेन? एक चेन कैसे बनती है बताओ? जब रिंग आपस में अटैच होती चली जाए, ये एक छल्ला था, इससे अटैच हुआ दूसरा छल्ला, फिर तीसरा छल्ला, फिर चौथा छल्ला, ठीक है। जो रिंग्स होती हैं छोटी छोटी, इन सबको जब हम इस तरीके से अटैच कर देते हैं तभी तो एक चेन बनती है। वो ये कर रहा है, चेन बनाओ भाई, पिछले वाले का इसमें यूज़ करो, उसके पिछले वाले का इसमें यूज़ करो, उसके पिछले वाले का इसमें यूज़ करो। बट हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, दिस अपॉन दिस इंटू 100 कर रहे थे। हमने क्या इसका यूज़ किया? नहीं। फिर अगर हमें 1997 का निकालना है तो 82/50 इंटू 100 क्या आंसर आ गया? क्या हमने बीच के ये जो है इनका यूज़ किया? नहीं, ठीक है ना। तो चेन इंडेक्स जो होता है वो प्राइस इंडेक्स ही होता है, बट उसको निकालने का तरीका अलग होता है। होता वो प्राइस इंडेक्स ही है। आप जब निकालोगे सारे आंसर तो आपके यही आएंगे, ठीक है ना, बट तरीका अलग होता है। अब तरीका क्या है वो समझिए। तो तरीका यह है कि पहला स्टेप है आपको लिंक रिलेटिव निकालना है। ये आपका पहला स्टेप लिंक रिलेटिव। और लिंक रिलेटिव निकालने का तरीका है प्राइस लेवल ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो प्रीवियस ईयर लिखा है इंटू 100। तो अगर आपको लिंक रिलेटिव निकालना है लेट से 93 का, तो 62/60 इंटू 100 करोगे। देखो 62/60 इंटू 100 किया। ऐसे अगर आपको 94 का लिंक रिलेटिव निकालना है तो 60/62 इंटू 100 करोगे। देखो 65/62 इंटू 100। फिर 95 का लिंक रिलेटिव निकालना है तो 70/65 इंटू 100 करोगे। देखो ये रहा, समझ आ गया। तो लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला है करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। और यहाँ पर अगर हम प्रीवियस ईयर प्राइस की जगह बेस ईयर प्राइस कर देते तो वो लिंक रिलेटिव की जगह सीधा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाता। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने लिंक रिलेटिव्स निकाल लिया। अब देखो बेस ईयर का तो आपको पता ही है, लिंक रिलेटिव हो या प्राइस इंडेक्स हो 100 होता है। इस चैप्टर में अजम्पशन होता है कि बेस ईयर का जो इंडेक्स है वो क्या होगा, 100 होगा। तो हमने 100 होता है, इस वजह से यहाँ पे 100 और 100 लिख दिया है। अब देखो ध्यान से, 60/15 इंटू 100 किया, आंसर आया 120। अब चेन इंडेक्स जो निकालना है ये कैसे निकलेगा? चेन इंडेक्स का फॉर्मूला है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, यानी इस साल का जो आपने लिंक रिलेटिव निकाला है उसको मल्टीप्लाई करो पिछले साल के चेन इंडेक्स से, पिछले साल के चेन इंडेक्स और अपन 100 करो। तो देखिए इस साल हमने निकाला लिंक रिलेटिव 120, पिछले साल का चेन इंडेक्स कितना था 100, तो 120 इंटू 100 अपॉन 100 करोगे, तो 120 इंटू 100 अपॉन 100 करोगे, काट के आंसर 120 आ गया। ऐसे अब अगले साल का चेन इंडेक्स निकालते हैं तो क्या करेंगे, इस साल का लिंक रिलेटिव यानी 103.3 मल्टीप्लाई बाय पिछले साल का चेन इंडेक्स यानी कि 120 अपॉन 100। तो देखो 103.3 इंटू 120 अपॉन 100, समझ आ गया। ऐसे किसी और आगे वाले किसी साल का देखते हैं जैसे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए। तो मुझे लेट से 1998 का चेन इंडेक्स निकालना है, चेन इंडेक्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस साल के लिंक रिलेटिव को मल्टीप्लाई करूँगा पिछले साल के चेन इंडेक्स से। तो 102.4 मल्टीप्लाई बाय 163.7 अपॉन 100 कर दूंगा। तो देखो 102.4 मल्टीप्लाई बाय 163.7 इंटू अपॉन 100 आंसर आ गया। बट आंसर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, कैसे, 80/50 इंटू 100 करके। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतने काम का नहीं है। तभी तो बोल रहा है एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में पता है ये कॉन्सेप्ट ऐसा तो बिल्कुल नहीं आता, अगर आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन इतनी देंगे कि करंट ईयर का क्या देंगे, पता है, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव 107.7 है, प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स 129.9 है, तो बताओ करंट ईयर का चेन इंडेक्स क्या होगा। ठीक है ना। तो आपको हाँ वो राउंडिंग ऑफ का फर्क हो जाता है, राउंडिंग ऑफ का इशू है। इनने डेसिमल के बाद डिजिट सारी होंगी, बहुत सारी। जैसे आप 62/16 इंटू 100 करते हो तो आपका 103.3 नहीं आएगा, कुछ और भी आ सकता है इसके आगे। करो एक बार, करो कितना आता है 62/60। तो देखो 1 इंटू 100, तो आपका आंसर 103.33333 आ रहा है, बट इनने सिर्फ 3 लिया है। तो राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा फर्क आ जाता है, और कोई चीज़ फर्क नहीं है। वो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा होगा, जैसे भी 167.8 आ रहा होगा शायद आपका,
168 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 0.3 का फर्क आ रहा है उसी राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, क्योंकि सीधा इनने 102.4 कर दिया और ये 163.7 कर दिया, और हो सकता है 7 के आगे भी कुछ हो और ये 4 के भी आगे कुछ हो, ठीक है। तो उस राउंडिंग ऑफ की वजह से उतना फर्क आ जाता है। अच्छा, एग्जाम में एक तो क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, चांसेस कम है कि करंट ईयर का लिंक रिलेटिव दे दे, पिछले साल का चेन इंडेक्स दे दे, बोले करंट ईयर का चेन इंडेक्स क्या होगा, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करना है। दूसरा जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और चारों ऑप्शन में आपको चेन इंडेक्स नंबर पूछ रखा होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखोगे तभी समझ आएगा। देखो ये रहा, ये चेन इंडेक्स इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो बताओ किस ऑप्शन को टिक करोगे। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू 100, सही अपॉन 100, सही है गलत है? गलत है। चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर होना चाहिए था ये। लिंक रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर गलत हो गया। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर ठीक है, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100 ये बिल्कुल ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है एकदम, फॉर्मूला क्या होता है सीधा सीधा। और दूसरा जो मैंने आपको बोला वो ये आ सकता है कि आपको लिंक रिलेटिव दे देंगे करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स दे देंगे, ठीक है ना, और आपसे पूछेंगे करंट ईयर का बताओ जी क्या होगा आपका चेन इंडेक्स, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, अपॉन 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला, डिफिलेटिंग टाइम सीरीज यूजिंग इंडेक्स नंबर। अगेन इसका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, क्या समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। डिफ्लेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू 100, या डिफ्लेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है करंट वैल्यू अपॉन करंट प्राइस इनटू बेस प्राइस। समझिएगा, ईयर 2015 में और ईयर 2020 में आपकी जो सैलरी थी वो यहाँ पर थी 500 रुपये, और यहाँ पर बढ़ करके हो गई है लेट से 1250 रुपये। तो 5 साल में आप देख सकते हो आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ गई है, ठीक है ना। और जो प्राइस इंडेक्स था, प्राइस इंडेक्स वो लेट से 2015 का 100 था और 2020 का हो गया है 350। अभी आप इसको भूल जाओ, आपको समझा दूंगा मैं, पहले इसको समझो, इसको समझोगे वो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे क्या हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि रियल टर्म्स में आपकी सैलरी बढ़ी है या घटी है? रियल टर्म्स में, यानी कि सैलरी एडजस्टेड इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखा जाए आपकी सैलरी बढ़ी है या घटी है। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऐसे समझो कि P01 प्राइस इंडेक्स की जगह एक प्लेट मोमो का प्राइस है। किसका प्राइस है? एक प्लेट मोमोज खाते हो आप लोग, तो एक प्लेट मोमोज का प्राइस है। तो अगर आप 2015 में 500 रुपये कमाते थे महीने के और एक प्लेट मोमो 100 रुपये की आती थी, तो आप कितने प्लेट मोमोज खा पाते थे? 5। और अब अगर आपकी सैलरी 1250 हो गई है और एक प्लेट मोमो 350 रुपये के आते हैं, तो आप कितने प्लेट मोमोज खा पाते हो? क्या 500 अपॉन 100 क्या 5 आ गया? 1250 अपॉन 350 क्या ये आ गया? अब आप मुझे बताइए, आप 2015 में ज़्यादा मोमोज खा पाते थे अपनी सैलरी से, अब कम खा पा रहे हो, तो रियल टर्म्स में आपकी सैलरी बढ़ी है घटी है। आप पहले वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पा रहे। लेट्स आपकी ज़िंदगी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का एक ही तरीका है, मैं कितने मोमोज खा पाता हूँ, ठीक है ना, अपनी सैलरी से। तो पहले आप 5 प्लेट मोमोज खा पाते थे, बट अब आप 5 प्लेट मोमोज नहीं खा पा रहे, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घट गया है। तो रियल टर्म्स में आपकी सैलरी क्या हुई है? घटी है। क्लियर हो गई बात? ठीक हो। अब यही चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि अगर GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये आपने इकोनॉमिक्स में 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, अगर GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इतना है एट करंट प्राइसेस और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि महंगाई बढ़ चुकी है, यानी पिछले साल अगर 100 रुपये की चीज़ आ रही थी तो इस साल 113.1 रुपये की चीज़ आ रही है, तो आप मुझे बताइए आपकी रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना होगा, रियल टर्म्स में कितना होगा। तो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है। रियल टर्म्स में देखेंगे तो कम होगा, रियल टर्म्स में देखेंगे कम होगा। तो कैसे निकालेंगे? समझना बहुत ईजी है। हम बोल रहे हैं कि
113.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 7499, तो 100 को क्या रिप्रेजेंट करेगा? या फिर मैं आपको सीधा फॉर्मूले से कराता हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बाद में उस तरीके से कराऊंगा। फॉर्मूला सिंपल सा है, डिफ्लेटेड वैल्यू निकालने का, करंट वैल्यू जो कि 7499 है अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर जो कि आपका 113.1 है इंटू 100, तो 7499 अपॉन 113.1 इंटू 100 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया। ऐसे ही 7935 अपॉन 116.3 इंटू 100 करोगे, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि अगर इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया जाए, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया जाए, तो ये देखो ना, समझो अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो उसके बढ़ने के पीछे रीज़न एक तो होता है कंजम्पशन बढ़ रही है, और एक रीज़न क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। अगर चीज़ें महंगी हो गई हैं, लोग पिछले साल से कम खरीद रहे हैं इस साल, बट चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो जीडीपी तो बढ़ी हुई दिखाई देगी आप लोगों को, जबकि इस साल लोगों ने कम खरीदा है बट फिर भी जीडीपी बढ़ी हुई है। तो रियल टर्म्स में जीडीपी बढ़ी है क्या? नहीं, नॉमिनल टर्म्स में जीडीपी बढ़ी है। तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी आपने पढ़ा होगा, तो नॉमिनल ज़्यादा होती है और रियल कम होती है, पता है ना, वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दी जाती है। अगर हम इन्फ्लेशन नहीं होती है मान के चलें, तो बताओ इस साल की जीडीपी कितनी है? वो तो कम है भाई। वही चीज़ है यहाँ पर कि जीएनपी जो है करंट प्राइसेस पर ये है, बट इन्फ्लेशन 13.1% रहा है। अगर बेस ईयर का हम क्या बोलते हैं कि प्राइस इंडेक्स जो होता है बेस ईयर का हमेशा 100 होता है, और करंट ईयर 1970 का कितना है, 113.1 है। इसका क्या मतलब है कि 13.1% प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो अगर उस प्राइसेस को हम इसमें एडजस्ट करें, तो बताओ रियल टर्म्स में आपकी जीएनपी कितनी है? ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर 7499 113.1 के बराबर है, तो कौन सी फिगर है जो 100 के बराबर होगी? यही फिगर आपकी रियल जीएनपी होगी। तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे, कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल याद है आपको? अब बोलोगे 7499 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 113.1 इंटू एक्स, 113.1 इंटू एक्स, और बीच में लगा दो इक्वल्स टू का साइन, ये हटा देता हूँ यहाँ से। तो एक्स क्या हो जाएगा बताओ? 7499 अपॉन 113.1 इंटू 100, और यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना, करंट प्राइस करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर इंटू 100। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है। आगे बात समझ आप लोगों को? ईजी है? हाँ जी बताओ जल्दी जल्दी। अगर आपको ये बात समझ आई है तो इसका ये जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न कर लेना है, अगेन एग्जाम में फॉर्मूला आ सकता है, और इससे तो क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। और देखो क्वेश्चन कैसा आता है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एक तो वैसा ही क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा अलग होगा, आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, फिर एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन दूंगा। 52 विथ द ईयर 1960 एज द बेस, तो बताओ जी इस ईयर का प्राइस इंडेक्स 100 होगा। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन 1972 का प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स याद रखना प्राइस इंडेक्स होता है, कितना है? 250 है। एक्स वॉज गेटिंग अ मंथली सैलरी ऑफ, और जो सैलरी है, सैलरी कितनी मिल रही थी? 500 मिल रही थी 1960 में, और अब 1972 में 750 रुपये मिल रहे हैं। इन 1972 टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन ईयर 1960, जो उसका 1960 का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, अगर वही उसको 1972 में भी मेंटेन करना है, तो उसको और कितनी सैलरी मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा, उसको और कितना एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए, नहीं उसकी और उसकी सैलरी और कितनी बढ़ जानी चाहिए कि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए? हाँ, वो तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कितना मिलना चाहिए वो आ गया, बट क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा कितना मिलना चाहिए, वो पूछ रहा और कितना मिलना चाहिए, 500। तो सुनो ऐसे समझो, मैंने आपको जैसे पहले समझाया था कि अगर 500 रुपये सैलरी और एक प्लेट मोमोज 100 रुपये के आता है, तो आप 5 प्लेट मोमोज खा पाते थे पहले। अगर आपको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, यानी आज भी आपको 5 प्लेट मोमोज खाने हैं और एक प्लेट मोमो 250 रुपये के हैं, तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 5 इंटू 250। अगर आप मोमोज मार्केट में लेने गए, बोलते हैं एक प्लेट 250 की है, और बोलते हैं जब 5 प्लेट चाहिए, तो कितने पैसे मांगेगा आपसे? 1250। बट आपके पास सैलरी कितनी है? 750। तो आपकी सैलरी और कितनी बढ़ा दी जाए कि आप ये इतने प्लेट मोमोज खा पाओ? 500।
तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है? ठीक है, तो इसको अगर हम उस वाले जो हमने पीछे अभी फॉर्मूला देखा, अगर हम यूनिटरी मेथड से करना चाहिए, यूनिटरी मेथड से करने की कोशिश करते हैं, तो यूनिटरी मेथड से कैसे होगा? हम बोलेंगे कि भाई अगर 500 रुपये की सैलरी 100 प्राइस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है, तो कितनी सैलरी 250 के प्राइस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगी? अगर 500 100 को रिप्रेजेंट करता है तो कितना होगा जो 250 को रिप्रेजेंट करना चाहिए? तो लगाओ वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, 500 इंटू 250 इक्वल्स टू 100x। तो x क्या हो जाएगा? 500 इंटू 250 अपॉन 100। तो आंसर आ जाएगा आपका 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 1250। तो आपकी सैलरी कितनी हो जानी चाहिए? 1250 होनी चाहिए, बट है कितनी? 750। तो क्वेश्चन यही पूछ रहे कि कितने से और बढ़ा दे, कितने से और बढ़ा दे कि आप उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाते। हम बोलेंगे 500 से और बढ़ा दो, क्योंकि 500 से और बढ़ा दी तो 750 प्लस 500 1250 हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। जी डी आ रहा है? बी, हाँ बिल्कुल ठीक है। और जी कराओ, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि प्राइस इंडेक्स होता है P01, नंबर गोज फ्रॉम 110 टू 200 एंड द सैलरी ऑफ अ वर्कर राइजेस फ्रॉम 325 टू 500। तो अगर देखा जाए मोमोज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले वो कितने मोमोज खा पाता था? 325 उसकी सैलरी थी और एक प्लेट मोमोज 110 रुपये के आते थे। तो खा पाता था 325 डिवाइड बाई 110, यानी कि 2.95। और अब वो कितने खा पा रहा है? 2.5। 500 अपन 200 2.5 होता है। तो इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया है, ठीक है ना? वो ये कह रहा है देयरफॉर इन रियल टर्म्स ही हैज़ नो गेन, रियल टर्म में उसका कोई फायदा नहीं हुआ है टू मेंटेन हिज प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और अगर उसको अपना पुराना वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो उसको और कितना पैसा मिलना चाहिए? तो अगेन एक तो तरीका यही है कि अगर इसको आप चाहते हो कि अभी भी इतने मोमोज खा पाए, इसको हम थोड़ा और आगे लिख लेते हैं 2.9545, यानी अभी भी ये 2.9545 प्लेट मोमोज खाना चाहता है। और एक प्लेट मोमो कितने के आ रहे हैं? 200 के आ रहे हैं। तो भाई इतने प्लेट मोमोज खाने के लिए से कितने पैसे चाहिए? 2.9545 प्लेट मोमोज खाने और एक प्लेट मोमो 200 रुपये के हैं, तो उसको 590.9 रुपीज़ चाहिए। बट इसके पैसे हैं कितने? 500। तो और उसका इंक्रीमेंट कितने से हो जाए? 90.9 से हो जाए, 90.9 से हो जाएगा, तो ये उतने मोमोज खा पाएगा। वही आपका ये आंसर आ गया, ठीक है जी। और अगर आपको इसको नॉर्मल यूनिटरी मेथड से करना है तो समझो कि जब 110 की एक प्लेट मोमोज आती थी तो आपकी सैलरी 325 थी, और अब जब 200 रुपये की एक प्लेट मोमोज आ रही है तो आपकी सैलरी कितनी हो जानी चाहिए? x। तो आप बोलोगे x विल बी इक्वल्स टू 325 इंटू 200 अपॉन 110। तो आपका आंसर वही आ जाएगा 325 इंटू 200, यानी कि 65,000 अपॉन 110, 590.9090, 590.909090। अच्छा, आपकी सैलरी है कितनी? 500 है,
तो और कितने से बढ़ जाए, ही शुड गेट एडिशनल अमाउंट ऑफ, तो आप बोलोगे पहले 500 थी तो कितनी बढ़ जानी चाहिए, 90.909090 बढ़ जानी चाहिए, और इसी को राउंड ऑफ करके लिख दिया 90.91। समझ आ गई बात? कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन? पक्का? आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आइए तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, वो है शिफ्टिंग या स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर या स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। देखो होता क्या है, कभी कभी कुछ इंडेक्स बहुत पुराने हो जाते हैं, बहुत पुराने, तो हम क्या करते हैं, उनका बेस ईयर शिफ्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बेस ईयर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो बेस ईयर शिफ्ट कैसे होता है, उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अगेन एग्जाम में देखो, आपको पता है कि सीए फाउंडेशन में मैथ्स के पेपर में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और वो भी एमसीक्यू बेस्ड आता है। तो आपको ऐसी टेबल जैसी जहां भी दिखे आप समझ जाया करो कि भाई ये तो नहीं आने वाला एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। बट अगेन आपका सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू ABCD, 4 ऑप्शन दे देंगे, जिस भी ऑप्शन में ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, वो सही होगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई? कॉन्सेप्ट क्या है समझा देता हूँ। जैसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है CII, ये 1980 में बना था, तो 1980 का क्या रहा होगा, 100। ये 1980 में बना था और तब 100 था। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, बताओ जी ये बढ़ता रहा होगा या घटता रहा होगा? महंगाई बढ़ी होगी तो बढ़ता रहा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ गई ये भी बढ़ा। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार ऑनलाइन दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो मैं लिख रहा हूँ ओल्ड CII, तो आ गया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स और ओल्ड वाले। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ओल्ड वाले जो है वो 1981-82 से शुरू हुए हैं, और अगर आप ये देखोगे, देखो यार 1981-82 का 100 है, दिख गया? 1981-82 का 100 है, और फिर 82-83 का यानी 1 साल बाद का कितना है, 109। तो इसका क्या मतलब है कि इस 1 साल में 9% महंगाई बढ़ी थी, 9% वॉज इन्फ्लेशन। ठीक है ना। अब 1983 से 1984 में 116 हो गया, तो बताओ इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है, हाउ मच इन परसेंटेज टर्म्स, कितनी बड़ी है बताओ? नहीं, गलत कह रहे हो। 109 से 116 हुआ है, ये 7 बड़ा है, आउट ऑफ 100 नहीं, आउट ऑफ 109, तो 7/109 इंटू 100 करोगे, यानी 7 109 का कितना परसेंट होता है, तो ये होता है 6.42%। तो आप ये बोलोगे कि 6.42% बड़ी है। अरे बात समझ, जैसे निफ्टी जो है, निफ्टी समझो इस बात को, निफ्टी अगर कल, निफ्टी शेयर मार्केट में निफ्टी कल अगर 25,500 पॉइंट पर था और आज 25,700 पॉइंट पर है, तो अगर आप देखो कि कितना परसेंटेज बड़ा है, तो आप क्या करोगे, 200 पॉइंट बड़ा है और इसका 200 बड़ा है, तो 200 अपॉन दिस इन 200 करोगे, पता चल जाएगा कितना परसेंटेज बड़ा है। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी टाइम तक यूज़ किए गए, ये देख सकते हो आप, देख सकते हो काफ़ी टाइम तक यूज़ किए गए। और कहाँ तक यूज़ किए गए, 2016-17 तक यूज़ किए गए। और आखिरी का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना था, 1125। तो जो आपको पता चलता है ना इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, वो इसी से निकाली जाती है कि पिछले साल 1081 था इंडेक्स, इस साल 1125 है, तो इनका डिफरेंस दिखा, अपॉन 1081 इंटू 100 किया, आपको न्यूज़ आ जाती है कितना परसेंटेज इन्फ्लेशन एक साल में बढ़ी है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है जी। बट 2017 के बाद कहाँ गए भैया? तो 2017 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें जो है ये जो बेस ईयर है इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, जो 1981-82 है इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और इसको शिफ्ट किया गया टू ईयर 2001-2002। और अब आप देखो न्यू, ये तो ओल्ड लिखा था मैंने, अब मैं लिखूंगा न्यू CII। तो जब आप इसका टेबल देखोगे तो ये देखो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 2001-2 से शुरू हो रहे हैं, और इसका बेस ईयर क्या हो गया, बेस ईयर ये हो गया, और इसका देखो 100 हो गया, शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करके अब 2001-2 से 2002-3 में आप देख सकते हो 5% इन्फ्लेशन बढ़ी है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि 105 से 109 हो गया, यानी 4
ऑफ 105 कितना होता है, उतना परसेंटेज बढ़ी है। ऐसे करते करते अब अगर आपको जानना है कि पिछले एक साल में क्या इन्फ्लेशन बढ़ी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। बताओ जी, ईयर 23 24 से 24 25 में इस एक साल में कितनी इन्फ्लेशन हुई है? 24 25 अभी खत्म हुआ था, देखा जाए तो 15 पॉइंट बढ़ी है ऑफ 384, तो 4.31%। तो इन्फ्लेशन जो बढ़ी है एक साल में वो कितनी बढ़ी है? 4.31% बढ़ी है। क्लियर हो गई बात? क्लियर। अब क्वेश्चन ये तो आपको समझ आ गया कि हम कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं वो कर क्या रहा है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम है शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। ये इसका मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। बट ये करा कैसे जाता है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1980 बेस ईयर था और फिर इन लोगों ने क्या चाहा, इन लोगों ने चाहा कि हमें शिफ्ट करना है प्राइस इंडेक्स को बेस ईयर 1990 में। तो आप देख सकते हो 1990 का अब क्या कर दिया गया है? 100 कर दिया गया है। अच्छा, अब 1990 का 140 था, 1991 का 147 था, तो अगर आपने 1990 का 100 कर दिया है तो 1991 का क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। ये है वो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि फॉर ईयर 1990 original price index was 150 and now it is and now the base is to be shifted to this year यानी 1990 and the original price index for 1991 is 147, then what will be the shifted price index for year 1991? समझ आया पॉइंट कि अगर ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स ईयर 1990 का 140 था और 1991 का 147 था, और अब अगर आपको 1990 में शिफ्ट करना है बेस को तो 1990 का तो 100 हो जाएगा, बट अब 1991 का क्या होगा? नया वाला शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स क्या होगा ये बताओ। तो बताइए 105 ये कैसे निकलेगा? वही यूनिटरी मेथड लगा दो, हर जगह यूनिटरी मेथड, इस पूरे चैप्टर में यूनिटरी मेथड लगा सकते हो आप। कैसे लगाओगे बताओ? अगर 140 को आप 100 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 147 को बताओ जी कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा? अगर 140 को 100 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 147 को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा? x ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो 140x इज इक्वल्स टू 147 इंटू 100, तो 140x का x तो इधर ही रह गया बट 140 इधर आ गया, तो देखो आपका आंसर आ गया 105। ठीक है, यूनिटरी मेथड, और यही आपका फॉर्मूला बन गया। बताओ जी फॉर्मूला क्या बना? 147 क्या है? ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स। 140 क्या है? 147 है ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर जिसका आप अब न्यू इंडेक्स निकालना चाहते हो। 140 क्या है? उस साल का प्राइस इंडेक्स जिस पर आपको शिफ्ट करना है बेस को। ठीक है ना, ये आपका 140, और 100 क्या है आपका? 100 तो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स है। तो देखो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स यानी कि 147 अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इट हैव टू बी शिफ्टेड। ईयर 1990 में शिफ्ट करना है तो इसका प्राइस इंडेक्स क्या है? 140 आ गया, और इंटू 100 आपने कर ही दिया, वही आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो कर लो भाई। अगर तो फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लिया गया शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला बताओ, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप कर पाओगे। बट अगर ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये आप यूनिटरी मेथड से भी कर लोगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई बिना करे बिना भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ आ गया? आ गया आपको समझ? ये किया है मैंने इंटू 100। हाँ हाँ हाँ, वो बेसिकली आपका समझो ना इस बात को, आपको बेस ईयर का आपको ये हमेशा 100 ही होगा क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स है ये, तो ये तो हमेशा 100 ही होगा, तो इसलिए इंटू 100 होना ही है यहाँ पर। ठीक है, चलो आइए अब आते हैं हम सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप बोल सकते हो कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। समझाता हूँ क्या है। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 10 फॉर्मूलाज हैं P01 निकालने के, प्राइस इंडेक्स निकालने के। अगर हम डिस्कस करें, इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अनवेटेड मेथड एंड वेटेड मेथड।
अनवेटेड मेथड के अंदर फर्दर हमने देखा 3 फॉर्मूलाज थे, 1 2 3, और बाकी के जो 7 फॉर्मूलाज हैं वो आपके वेटेड मेथड के अंदर थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैं सारे फॉर्मूलाज तो नहीं लिख रहा, बट मैं लिख देता हूँ। ये आपका था सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड SAM। दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे ऊपर हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है, मेथड्स जाना है, तो 2 कैटेगरीज है, अनवेटेड मेथड एंड वेटेड मेथड। पहला वाला है SAM, सिंपल एवरेज मेथड, जिसका फॉर्मूला ये था, सम ऑफ P1 अपन सम ऑफ P0 into 100। फिर जो अगले 2 हैं वो क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यह है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, MB लिख देता हूँ मेथड के लिए। एक था यूजिंग AM और एक था यूजिंग GM। तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। फिर आपका लेस्पर्स, पाशेस, LP, फिशर्स, बॉलेस, मार्शल एजवर्थ, MEW लिख देता हूँ। और फिर आपके थे सिंपल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, एक अगेन यूजिंग AM और एक यूजिंग GM। तो अगर मैं आपको ये 7 दिखाऊं तो ये 7 देखो ये रहे, तो 5 और 6 7 2 ये रहे। तो ये 7 कौन से हैं, तो पहला है आपका वेटेड एवरेज के अंदर L लेस्पर्स, P पाशेस, LP FB फिशर्स, ये रहा F फिशर्स, ये रहा B बाउलेस और ये रहा मार्शल एजवर्थ, ठीक है ना, MEW। और फिर ये 5 होने के बाद वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड था, जो मैंने लिखा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो WAPRM, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग AM ये रहा, यूजिंग GM ये रहा। टोटल 10 मेथड है, हर मेथड से अलग आंसर आता है। नाउ द क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट मेथड, किसको बेस्ट माने। जब हर एक से आंसर अलग आ रहा है तो कोई एक होगा जो ज़्यादा रिलायबल आंसर देगा, जो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा, तो किसको बेस्ट माने। तो इसके लिए हम करते हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, कि विच मेथड इज बेस्ट। ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, फाइंड करने के लिए कि विच मेथड इज बेस्ट। जैसे अगर आप बीमार हो गए तो आपको डॉक्टर 3-4 टेस्ट लिख देता है, ठीक है ना, कि ये डेंगू का करवा लो, एक मलेरिया का करवा लो, एक टाइफाइड का करवा लो, एक CBC करवा लो, 3-4 टेस्ट लिख दिए, ठीक है ना, और एक नॉर्मल थायराइड विटामिन का करवा लो, ये सारे। अब क्या सारे टेस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं या हर एक की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। प्रैक्टिकली बताओ, हर एक टेस्ट की इंपॉर्टेंस एक जितनी होती है, सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। इसी तरीके से इन 4 टेस्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट माने जाते हैं बीच के 2, यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब जो मेथड 10 मेथड है, जो मेथड सबसे ज़्यादा टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा वो बेस्ट माना जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 में से एक भी मेथड ऐसा नहीं है जो चारों टेस्ट को सेटिस्फाई करता हो। 3 को करने वाले हैं, 2 को करने वाले हैं, 1 को करने वाला भी है, बट चारों को करने वाला कोई भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेथड 3 टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेगा वो बेस्ट होगा। क्लियर है। अच्छा अब सुनो, एक टेस्ट है, एक मेथड है, लेट से मेथड नंबर 1। इन 10 में से कोई भी एक मेथड को ले लेते हैं, मेथड नंबर 1। ये लेट से इफ टेस्ट को और इफ टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक और मेथड है जो लेट से इफ टेस्ट को और इफ टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो किस मेथड को ज़्यादा अच्छा माने हैं, पहले वाले को, दूसरे वाले को? दूसरे वाले को, क्योंकि दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट वाले दोनों उनको सेटिस्फाई कर रहा है, और पहला वाला जो है उसने एक इंपॉर्टेंट वाला सेटिस्फाई किया, बाकी 2 नॉन इंपॉर्टेंट वाले सेटिस्फाई करे। तो बेस्ट मेथड कौन सा है, जो दोनों इंपॉर्टेंट वाले को सेटिस्फाई करे और बाकी इन दोनों में जो किसी भी एक को सेटिस्फाई कर ले, क्योंकि चारों को तो कोई नहीं करता। क्लियर है। अब हमें यही समझना है कि कौन सा मेथड किस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है और कौन सा किसको नहीं करता। आइए जी, पहला है यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट बोलता है कि आपका डेटा चाहे किसी भी यूनिट में हो, आपके इन 10 के 10 मेथड से जो आंसर आ रहा होता है वो यूनिट के चेंज करने की वजह से आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिट टेस्ट ये कहता है कि इफ द यूनिट्स आर चेंज देन योर आंसर शुड नॉट चेंज। आपने अगर डेटा लिया था रुपीज़ में और फिर ले लिया पाउंड्स में, उसी को कन्वर्ट करके, और आपका आंसर
अगर सेम आ रहा है, प्राइस इंडेक्स सेम आ रहा है तो भाई अच्छी बात है, बट उस यूनिट चेंज करने की वजह से आंसर चेंज हो गया तो भाई ये तो एकदम ही बेकार मेथड है, फालतू मेथड है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, और आपको मैंने डीमेरिट करवाया था पहला, याद है लिमिटेशन सिंपल एवरेज मेथड का, क्या था सिंपल एवरेज मेथड का डीमेरिट, इसलिए मैंने बताया सिर्फ इसको याद कर लो, इसी वजह से बोला था। देखो सिंपल एवरेज मेथड का डीमेरिट था, सिंपल एवरेज मेथड का डीमेरिट था, लिमिटेशन था, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनिट इन विच प्राइसेस आर कोटेड, और ये सिर्फ इसी का डीमेरिट है। तो क्या यूनिट टेस्ट ये वाला मेथड सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो देखो यही बात यहाँ पे लिख दी है, क्या लिख दिया है, देख लो ध्यान से, समझ लो ध्यान से, एक्सेप्ट फॉर सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, या अनवेटेड, सिंपल अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स भी बोलते हैं, है ये सिंपल एवरेज मेथड, SAM पहला वाला। एक्सेप्ट फॉर सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स ऑल अदर फॉर्मूला सेटिस्फाई दिस टेस्ट। तो हमारी जो रेस थी कि इन 10 में कौन बेस्ट है, उस रेस में बताओ ये बाहर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसने पहला वाला ही टेस्ट सेटिस्फाई नहीं किया, बाकी सबने कर लिया। अब आगे आ जाते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलता है कि अगर हम P01 को P10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं, कैसे समझाऊं, फिशर्स का एग्जांपल लेता हूं, या फिशर्स का एग्जांपल क्या लेना, सिंपल एवरेज मेथड का एग्जांपल लेता हूं। बताओ सिंपल एवरेज मेथड क्या था, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यही था। अब अगर P01 ये है तो P10 क्या होगा, P0 अपॉन P1 इंटू 100। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप जल्दी बताइए आपका आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से P1 ऊपर नीचे कट जाएगा, P0 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यूनिट जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो बोलता है कि टाइम 1 on 0 और टाइम 0 on 1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। और ये टेस्ट जो है लेस्पर्स एंड पाशेज डू नॉट सेटिस्फाई नहीं करते, बाकी सब करता है। और मैंने आपको सिंपल एवरेज मेथड से सेटिस्फाई करके भी दिखा दिया, ये देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। L और P सेटिस्फाई नहीं करते, बाकी सब, बाकी देखो 10 में से 2 हटा दो, LP कितने बच गए 8, बाकी 8 सेटिस्फाई करते हैं, बाकी के 8 जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो बेस्ट की रेस में L और P भी बाहर हो गए, पहले वाला यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर पाया L और P, दूसरा वाला टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर पाया, टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर पाए। फिर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोलता है कि प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है जी। आइए जी, क्योंकि ये मेथड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ओनली फिशर्स आइडल इंडेक्स, फिशर्स इंडेक्स फैक्टर सेटिस्फाई करता है, लिखा है ओनली फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो यानी कि जैसे ही आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आया, ये भी रेस से बाहर, 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 और ये भी रेस से बाहर हो गया। 3 ऑलरेडी हो चुके थे, बाकी तीसरे टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो हो चुके हैं। तो बताइए जी विनर कौन है ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का, फिशर्स, क्योंकि फिशर ही है जिसने दोनों इंपॉर्टेंट वाले सेटिस्फाई कर लिए और पहला वाला भी सेटिस्फाई कर लिया, आखिरी वाला फिशर नहीं कर पाता। अगर आप इसको नोट पढ़ोगे तो द टेस्ट इज नॉट मेट बाय L, P and F, LPF तीनों ही सेटिस्फाई नहीं कर पाते इसको, ठीक है ना। अगर हम F को भी अब काट दें तो फिर तो कोई बचा ही नहीं बेस्ट मेथड, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले तो ये बोला, ये चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है, वाइल सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंडेक्स फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आर कंसिडर्ड नेसेसरी इन टेस्टिंग द कंसिस्टेंसी because Fisher index number satisfy both test 2 and test 3, it is called idle index number। तो आपने जब भी फिशर्स लिखा तो फिशर्स आइडल इंडेक्स लिखा, देखा आपने, मैंने जब भी लिखवाया फिशर्स आइडल इंडेक्स लिखवाया। आइडल, वो वर्ड आइडल यहीं से आया है क्योंकि बेस्ट माना जाता है। और इंडियन, देखो ना इंडियन आइडल कौन बनता था, जो बेस्ट सिंगर होता था, तो क्योंकि बेस्ट मेथड है तो उसको फिशर्स, इसके आगे लगा दिया आइडल, फिशर्स आइडल इंडेक्स, इसको इसलिए हम आइडल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, बेस्ट इंडेक्स नंबर। क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। अच्छा एक बार हम आपकी, अगर आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंडेक्स नंबर चैप्टर है, और उसके अंदर कभी कभी पास्ट ईयर पेपर्स में देखना आ जाता है, प्रूव दैट फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, प्रूव करके दिखाओ ये चीज़, ठीक है ना। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, प्रूव दैट फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे,
आप बोलोगे कि भाई फिशर का जो फॉर्मूला है वो होता है L इंटू पी का स्क्वायर रूट। L का फॉर्मूला क्या होता है? P1 Q0 अपॉन P0 Q0, ये होता है L का फॉर्मूला। इंटू P का फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P1 Q1 अपॉन P0 Q1, याद है? P1 अपॉन P0 तो दोनों में आता है, बल्कि हर एक में आता है। Q0 को वेट दिया L ने, Q1 को वेट दिया P ने, तो L और P में ये आ जाता है। अच्छा, ये P01 का फॉर्मूला था, Q01 का फॉर्मूला क्या होगा? तो क्वांटिटी इंडेक्स में आप क्या करोगे? Q1 अपॉन Q0 करोगे और वेट दोगे बेस ईयर प्राइस को, P0 को। ऐसे ही Q1 अपॉन Q0 करोगे और अब आप वेट दोगे किसको? करंट ईयर प्राइस को, P1 को। ये फॉर्मूला हो गया Q01 का। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आओ जी मल्टीप्लाई करें। पहले लिखते हैं हम P1 Q0 अपॉन P0 Q0, फिर हम लिखते हैं P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q1। ये तो हो गए पहले दो। अब आते हैं ये वाले Q1 P0 अपॉन Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय Q1 P1 अपॉन Q0 P1। अब देखो Q0 P1 यहाँ पर भी है और Q0 P1 यहाँ पर भी है, कट गए। P0 Q0 यहाँ पर भी है, P0 Q0 यहाँ पर भी है, कट गए। P1 Q1 यहाँ पर भी है, P1 Q1 यहाँ पर भी है, कट गए। P0 Q0, सॉरी मैं कुछ गलत लिख दिया। ओके, एक मिनट जो दोबारा काटते हैं। P1 Q0 P1 Q0 P1 Q1 P1 Q1 P0 Q0 P0 Q0, मैं कुछ गलत लिखा है। P1 अपन P0 Q0 Q0 P1 अपन P0 Q1 Q1, ये P0 है, Q1 है, Q1 अपन Q0 P0 P0 Q1 अपन Q0 P1 P1। अब काटो दोबारा। P1 Q0 P1 Q0 P0 Q0 P0 Q0 Q0 P0 Q1 P0, अच्छा समझ कट रहा है ना, मैं पता नहीं कुछ गलती कर रहा हूँ बार बार। P1 Q0 तो ठीक काट रहा हूँ मैं। इसके बाद P1 Q1 इधर भी है और P1 Q1 इधर कहाँ है? तो ठीक लिखा है ना, Q0 Q0 Q1 Q1 P0 P0 P1 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 अपन P0 P1 अपन P0 Q1 अपन Q0 Q1 अपन Q0, P0 Q1 P0 Q1 कट गया। अच्छा ठीक है, और कुछ कट ही नहीं रहा। सुनिएगा, हमें सब काटना भी नहीं है, मैं भी गलती कर रहा हूँ क्योंकि आंसर V0 बनाना चाहिए ना। तो P1 Q1 और P1 Q1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? P1 Q1 स्क्वायर। ऐसे P0 Q0 P0 Q0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? P0 Q0 स्क्वायर, और ये अंडर रूट है तो अंडर रूट से ये स्क्वायर्स कट जाएंगे, तो P1 Q1 अपन P0 Q0 आ जाएगा, विच इज V01। ये आ गया, प्रूव हो गया। मेरे दिमाग में वो सब कुछ काटने का चल रहा था इसलिए गलत कर रहा था। सब कटना ही नहीं था क्योंकि आपका आंसर 1 नहीं आना चाहिए, 1 ऊपर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए V01, तो आ गया। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि फिशर्स आइडल इंडेक्स जो है ये सेटिस्फाई करता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। याद रखना, ईजी है याद रखना, F फॉर फैक्टर, F फॉर फिशर। तो जब भी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की याद आएगी तो आपको याद रखना है F फॉर फैक्टर, F फॉर फिशर, यानी कि फिशर इसको सेटिस्फाई करता है। और आखिरी है सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट बोलता है कि P01 इंटू P12 इंटू P20 का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। तो सर्कुलर टेस्ट इट इज कंसर्न्ड विथ मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने बेस को शिफ्ट कर सकते हो, यानी आपके पास 3 साल का डेटा है, क्योंकि देखो 2 साल के डेटा में तो P1 Q1 ही होगा, P0 Q0 ही होगा, ठीक है ना। P1 P2 कहाँ से लाओगे और P2 कहाँ से लाओगे, Q2 कहाँ से लाओगे? नहीं ला सकते। क्योंकि नहीं ला सकते तो भाई अगर आपके पास 3 साल का डेटा होगा तभी ये वाला फॉर्मूला आप लगा पाओगे कहीं। तो ये लिखा है व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस द टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस इज कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट। तो जो टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस इसको हम सर्कुलर टेस्ट बोलते हैं। सिंबॉलिकली इसका ये मतलब होता है 01 12 20
इन सब का मल्टीप्लिकेशन आपका 1 होना चाहिए। P1 P2 P0 P1 P2 क्या है, 3 सक्सेसिव ईयर्स हैं। दिस टेस्ट इज नॉट मेट बाय LPF द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। बताओ जी कौन सा मेथड होता है, ये वाला सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग GM, ये वाला मेथड। एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट, वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट कौन से मेथड होते हैं, ये चारों, बल्कि ये पांचों। बोलता है कि ये मीट करते हैं दिस टेस्ट, इस टेस्ट को मीट करता है, और ये टेस्ट एक्सटेंशन है टाइम रिवर्सल टेस्ट का। यहाँ पर आ जाता है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कि आप बोल रहे हो सर ये वाला मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है और ये वाले मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, लिखा हुआ है, बट स्टार्टिंग में ये लिख दिया था कि L, P और F इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसका ये मतलब है कि वेटेड एवरेज विथ फिक्स्ड वेट होते ये पांचों हैं, बट स्टार्टिंग में ही इनको बाहर निकाल रखा है। तो इसका ये मतलब है कि बाकी के दो जो है, यानी कि ये और ये इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है और ये करता है, और कोई नहीं करता। ठीक है ना, पहले तो इन तीनों को बाहर निकाला और फिर इन जनरल बोल दिया कि जिनमें भी फिक्स्ड वेट होते हैं ये सारे मेथड इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब फिक्स्ड वेट वाले तो 5 होते हैं, इनमें फिक्स्ड वेट होता है, आपको पता है कि इसका वेट क्या है। अब अगर ये 3 बाहर कर रहे हैं और फिर इन पांचों को बोल रहे हैं सेटिस्फाई करता है, तो आपको पता है कि भाई ये स्पेसिफिकली बाहर किए गए हैं, तो ये तो नहीं करते हैं। बाकी जो बच गए वो सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये और ये 3 लोग इसको सेटिस्फाई करते हैं, 3 मेथड इसको सेटिस्फाई करते हैं। और ये टेस्ट जो है ये एक्सटेंशन है टाइम रिवर्सल टेस्ट का, और आपको दिख भी रहा है। टाइम रिवर्सल में क्या हो रहा था, P01 और P10 का मल्टीप्लिकेशन 1 हो रहा था, बट इसमें क्या हो रहा है, P01 P12 और P20 का मल्टीप्लिकेशन 1 हो रहा है। तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट भी बोल देते हैं। अब देखो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन हर बार आ जाता है ऑलमोस्ट, और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, सारे करा देता हूँ अभी के अभी, और आप सबके आंसर खुद ही दे पाओगे। अ गुड इंडेक्स नंबर इज वन दैट सेटिस्फाई, गुड इंडेक्स नंबर कौन है जो किसको सेटिस्फाई करे, यूनिट टेस्ट को, टाइम रिवर्सल टेस्ट को, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। आप बोलोगे ऑल ऑफ द अबव को। बोथ टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आर सेटिस्फाइड बाय, बताओ टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर्स। फिर सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, सर्कुलर टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है ना, ये करता है, और वो भी GM वाला, यूजिंग GM। अगला फिशर आइडल फार्मूला डू नॉट सेटिस्फाई डैश टेस्ट, मतलब फिशर किसको वो नहीं करता सेटिस्फाई, सर्कुलर को। द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय F फॉर फैक्टर, F फॉर फिशर, फिशर है ही नहीं तो नन ऑफ दीज, फिशर है ही नहीं तो नन ऑफ दीज। फिर लेस्पर्स, पाशेस और द फिशर इंडेक्स डू नॉट सेटिस्फाई, तीनों किसको सेटिस्फाई नहीं करते, सर्कुलर टेस्ट को। फिर फिशर्स आइडल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई डैश टेस्ट, मतलब फिशर किस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, यूनिट को करता है, टाइम को करता है, फैक्टर को करता है, सर्कुलर टेस्ट को नहीं करता बस। तो यूनिट भी है, फैक्टर भी है, टाइम भी है, तो आप कर दोगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी। फिर लेस्पर्स मेथड एंड पाशेस मेथड, बताओ लेस्पर्स और पाशेस, ना ही ये टाइम को करते हैं, ना ही ये फैक्टर को करते हैं, और ना ही ये सर्कुलर को करते हैं, तीनों को नहीं करते, सिर्फ यूनिट को करते हैं। याद है, याद आ रहा है, ठीक है। तो लेस्पर्स एंड पाशेस मेथड डू नॉट सेटिस्फाई, ये इसको तो करते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट को नहीं करते, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को नहीं करते। ठीक है, तो B और C दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है ना, इसको भी नहीं करते, इसको भी नहीं करते, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आइए जी, अगला 37। अच्छा, आपकी बुक में भी ऑप्शन जो हैं इस क्वेश्चन के, कहाँ गया क्वेश्चन, यही सेम है या कुछ अलग है 67 के ऑप्शन आपकी बुक में? यहाँ पे L और P की बात कर रहे हैं ना, ये किसको सेटिस्फाई नहीं करते, तो टाइम को भी नहीं करते, फैक्टर को भी नहीं करते। हाँ, और फैक्टर में लिखा है सिर्फ फिशर्स करता है, तो दोनों को ही नहीं करता। आपकी बुक में ये ऑप्शन है ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, सर्कुलर टेस्ट इज नॉट मेड बाय द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये तो करता है। द वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट, ये भी करता है। लेस्पर्स और पार्शियल्स ऑफ फिशर आइडल इंडेक्स, ये नहीं करते हैं। समझ आ गया कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगला देखो, सर्कुलर टेस्ट इज मेट बाय, सर्कुलर टेस्ट को L नहीं करता, P नहीं करता। फिर द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये करता है, C आ जाएगा। आइए जी, 63 64 के आंसर बताइए क्या होंगे। 64 का बताइए पहले।
द सिंपल एवरेज फार्मूला एंड वेटेड एवरेज फार्मूला सेटिस्फाई, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड किसको सेटिस्फाई करते हैं? थोड़ी डिटेल मिसिंग है। सिंपल एवरेज फार्मूला यूजिंग जीएम एंड वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला, ये जो है ये सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। मतलब सर्कुलर टेस्ट इसमें से कौन सी बात बोलता है? 0 1 1 2 2 0, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही। सर्कुलर टेस्ट किसका एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सल टेस्ट का। द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेसिस कॉल्ड, ऐसा टेस्ट जिसमें बेसिस को शिफ्ट किया जा सकता है, कौन सा टेस्ट होता है? सर्कुलर। उसमें लिखा भी था कि शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस वाले टेस्ट को हम सर्कुलर टेस्ट बोलते हैं। डैश इज कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स व्हेन इट इज डिसेबल टू शिफ्ट द बेस, अगेन सर्कुलर। ये सारी बातें सर्कुलर टेस्ट की डेफिनेशन में लिखी हुई थी। इसका बताइए आंसर क्या होगा? द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इन ईयर 1975 and 1980 were 25 and 30 respectively. Taking 1980 as a base year, find the price relative. तो भाई प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, बट इसने क्या बोला है? बेस 1980 को लेना है, तो 30 को नीचे लिखना पड़ेगा। तो करंट ईयर क्या लोगे? 25 इंटू 100, ये आ जाएगा। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, शायद आपकी बुक में बताने मैंने ठीक कर दिया कि नहीं कर दिया। 1.25 टाइम्स है, 56 में 1.25 टाइम्स है। तो इफ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन अ प्लेस हैव इंक्रीज्ड 1.25 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड, तो बेस पीरियड के अगर प्राइसेस 100 थे बच्चों, तो मुझे बताइए आप लोग कि करंट ईयर के कितने होंगे? अगर 1.25 टाइम्स बढ़ गए हैं तो 100 का 1.25 टाइम्स कितना होता है? 125। तो 125 बढ़ गए हैं तो कितने हो गए हैं? 225। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर द प्लेस इज नो, तो इंडेक्स नंबर क्या है? 225/100 इंटू 100, 225 हो जाएगा। इसमें एक दिक्कत है, इसमें इंक्रीज्ड टू 1.25 टाइम्स है, इंक्रीज्ड बाय 1.25 टाइम्स है, कन्फ्यूजन है। अगर तो इंक्रीज्ड टू 1.25 टाइम्स है तो ये 125 हो गए हैं। इंक्रीज्ड टू का क्या मतलब है? कि बढ़ करके इतना हो गया है, और अगर इतना हो गया है तो फिर प्राइस इंडेक्स होगा ये। बट अगर यहाँ पे बाय लिखा है, इतने से बड़ा है, तो इतने से बड़ा है तो 100 प्लस 125 करके 225 हो जाएगा। इन दैट केस प्राइस इंडेक्स क्या होगा? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, यानी कि ये। तो यहाँ पर क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो एक काम करते हैं, हैव इंक्रीज्ड टू 1.25 टाइम्स कर देते हैं, और अगर ये 2 कर देते हैं हम लोग तो आंसर कितना आ जाएगा? 125। और अगर ये 125 आ जाएगा तो प्राइस इंडेक्स हो जाएगा P01 करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, यानी कि 125। ये क्वेश्चन है बहुत लेंथी और बहुत फालतू है, इतना इजी क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं। एक बार ट्राई करो। बताओ जी, अगर हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है तो प्राइस इंडेक्स क्या होगा? 7.5/5 इंटू 100, और आप करोगे कैलकुलेट तो इतना ही आएगा। P01 करके देख लो, चाहे 150 आएगा। और अगर आप क्वांटिटी इंडेक्स निकालोगे तो कितना होगा? 90/120 इंटू 100। अगर आप ये करोगे तो आपका आंसर 75 ही आएगा। या तो ये निकालने को दे देते हमको तो हम निकाल लेते, ये खुद भी निकाल के दे दिया इन लोगों ने, लेकिन हमें ये भी नहीं निकालना, खुद ही निकाल करके दे रखा है। पहले तो प्राइस दे दिया है करंट ईयर बेस ईयर के, क्वांटिटी दे दी है बेस ईयर की करंट ईयर की, और फिर इनके प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स भी निकाल करके दे दिया है। तो हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी इस क्वेश्चन में, इसलिए बहुत फालतू है। रिस्पेक्टिवली ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी 90-90। ठीक है जी, यहाँ तक ये क्वेश्चन ने ये सारी बातें बोली। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रेशियो एंड क्वांटिटी रेशियो इज, अब देखो प्राइस रेशियो क्या है? 150%, क्वांटिटी रेशियो क्या है? 75%। पूछ रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 150% को क्या लिखोगे? 150/100। 75% को क्या लिखोगे? 75/100। 150 इंटू 75/10,000 कर दो, आंसर आ जाएगा।
150 इंटू 75 अपॉन 10,000, 150 इंटू 75 11,250 डिवाइड बाई 10,000, 1.125, बस इतना करना था। क्लियर हो गई बात? तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एकदम ही बड़ मतलब होता है ना, नाम ऊंचे दर्शन छोटे, वैसा क्वेश्चन था ये। द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइसेस एट अ प्लेस इन 1998 इज 355। तो इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो आपका 355 है, विथ 1991 एज बेस, और एक किस साल का है? 98 का, 91 बेस ईयर है। तो इसका क्या मतलब है? बताओ जी कौन सा ऑप्शन सही है? अगर बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स 100 माना जाता है और करंट ईयर का 355 है, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है? देयर हैज़ बीन ऑन एन एवरेज 255% इंक्रीज इन प्राइस, देयर हैज़ बीन ऑन एन एवरेज 355% इंक्रीज इन प्राइस, देयर हैज़ बीन ऑन एन एवरेज 250% इंक्रीज इन प्राइस इन नन ऑफ दीज। तो देखो सी तो बिल्कुल नहीं है, ए या बी में से कोई एक है। वेरी गुड, ए है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्राइस इंडेक्स नेट चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, और अभी हमने करा भी था। आपने देखा कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर बेस ईयर का 100 था और उसके अगले साल का 109 था, तो हमने ये नहीं बोला कि इन्फ्लेशन 109% बढ़ गई, हमने बोला इन्फ्लेशन 9% बढ़ गई, यानी आपने इसमें माइनस करके बताया। आई बात समझ? तो इसमें भी तो माइनस करके ही बताओगे, तो जब माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 255। तो आप क्या बोलोगे? देयर हैज बीन ऑन एन एवरेज 255% इंक्रीज इन प्राइस। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। अब बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लेना, क्या ही करो, इजी क्वेश्चन है। बस आखिरी कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, 5 मिनट और दे दो। ये वाला तो हो गया कंप्लीट, और ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसा। It is designed to measure the changes in the cost of living or purchasing power of a particular section or a class of society during a given period with respect to some fixed base period due to the movement in the price of various commodities। तो क्या होते हैं CPI, क्या होते हैं CII, क्या होते हैं RPI, इनके बारे में बताया है। अब इनके फार्मूलाज जो हैं सुपर ईजी हैं, लेस पर्स वाला P1 अपन P0 Q0 से मल्टीप्लाई करो इंटू 100, सुपर डुपर ईजी फार्मूला। और परचेसिंग पावर ऑफ मनी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। परचेसिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला था 1 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो देखो ये रहा परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। और ये भी लिखा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स प्राइस इंडेक्स होता है। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय CII, क्योंकि 1 डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स होता है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स प्राइस इंडेक्स होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स यानी CII। यही एग्जैक्ट सेम बात यहाँ पे लिखी है, देखो कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी होता है 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और अभी हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स CPI ऑन RPI, ये तीनों एक ही चीज़ होती है, तीनों का फॉर्मूला ही एक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी होता है 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स। ये भी एक प्राइस इंडेक्स है, ये भी एक प्राइस इंडेक्स है, ये भी एक प्राइस इंडेक्स है, तो तीनों में से कोई भी एक चीज़ गिवन है, उसको 1 से डिवाइड कर दो, आपका परचेसिंग पावर ऑफ मनी आ जाएगा। सुपर ईजी। और ये भी हम कर चुके हैं, रियल वेजेस या डिफ्लेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? करंट वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, एक ही बात है। ठीक है जी। ये कब किया था, याद आ रहा है? तो भूल गए? देखो ये रहा, डिफ्लेटेड वैल्यू इक्वल्स टू करंट वैल्यू अपन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ये लिखा है वहाँ पर। ठीक है जी, सेम फॉर्मूला है जो मैंने आपको इधर समझाया था, यहाँ पे करवाया भी था। 7499 अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100 किया तो ये आया। फिर ऐसे ही करंट वैल्यू यानी 7935 अपॉन प्राइस इंडेक्स यानी 116.3 इंटू 100 किया तो ये आया। तो ये आपकी डिफ्लेटेड वैल्यूज होती है, ठीक है ना, ये निकालने का फॉर्मूला है। खत्म चैप्टर। अब आपका काम है इस चैप्टर के अंदर, कितना टाइम हो गया? 2:46। आपका काम है इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं उनको कर लेना, ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है। 2-4 रैंडम अगर आप क्वेश्चन करोगे तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव फार्मूला सेटिस्फाई डैश टेस्ट। बताओ जी, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फार्मूला कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करता है?
सर्कुलर को करता है। नहीं, टाइम रिवर्सल को करता है। सर्कल को सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला करता है, वेटेड वाला नहीं करता। देखो ये वाला करता था, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग जीएम। वेटेड, ये वाला ऑप्शन तो इसकी बात कर रहा है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग जीएम। ये थोड़ी ना करता है सेटिस्फाई, ये करता है और ये दो करते हैं सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई। और क्वेश्चन में इसका पूछा गया है, इसका पूछा गया है, वो क्वेश्चन इसके बारे में बात कर रहा है। तो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता ये, ना फैक्टर को करता, ये टाइम रिवर्सल को करता है, क्योंकि टाइम रिवर्सल को एल और पी के अलावा सब सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो कभी कभी उल्लू बनाया बड़ा बजाया कर देता है क्वेश्चन, तो आपको ऐसा नहीं होना। ठीक, तो यहाँ पे वेटेड लिखा है, सिंपल लिखा होता तो सर्कुलर होता, वेटेड की वजह से इसका हो जाएगा टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है जी। टाइम रिवर्सल टेस्ट बताओ, इसमें से कौन सी चीज़ बोलता है? P01 इंटू P10 0 होगा या 1 होगा? 1 होगा। बताओ, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स, यानी जब P01 और Q01 का प्रोडक्ट V01 के बराबर हो जाए तो कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज, ऑप्शन जो है थोड़ा अधूरा है, P01 इंटू Q01 इक्वल्स टू V01, ऐसे होना चाहिए था, लिख लेना आगे, अधूरा रह गया है, इक्वल्स टू V01 नहीं आया है। आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट, बताओ जी कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? पहली, देखो अगर हम बात करें पाशेस प्राइस इंडेक्स की, तो पाशेस प्राइस इंडेक्स LPFB, LP दूसरे नंबर पे आता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? P1 अपॉन P0, ये तो सभी का होता है, इन 200 भी सभी का होता है। LP, P जो है क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है तो करंट ईयर क्वांटिटी को ये वेट लेता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि बेस ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट इन पाशेस इंडेक्स, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है जी। बताओ जी, बेस ईयर क्वांटिटी को कौन लेता है वेट? L, लेस्पर्स लेता है। लेस्पर्स का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, और ये वेट लेता है बेस ईयर क्वांटिटी को, Q0 को। एजवर्थ मार्शल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या मार्शल एजवर्थ टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है? हम बोलेंगे हाँ, L और P को छोड़ के सब करते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पर्स इन पाशेस इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड बॉयलेस इंडेक्स नंबर। हाँ, L और P का अरिथमेटिक मीन B होता है, ठीक है ना। जो बॉयलेस इंडेक्स होता है कैसा था? L प्लस P अपॉन 2। तो सारी बातें सही हैं, बस ये ऑप्शन गलत था। ये वाला क्वेश्चन एक आखिरी करो, फिर ब्रेक ले लेना, फिर लॉ पढ़ेंगे। करके बताओ, देखता हूँ कौन है असली समझदार। हाँ जी,
एग्जाम पे लेके करते हैं, समझ आएगा आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है वैसे। सैलरी और मोमो, एक मोमो लाइक एक मोमो की प्लेट कितने की है, ठीक है। तो विद द राइज ऑफ 10% इन प्राइजेस, तो मोमोज की प्लेट में जो है वो 10% बढ़ोतरी हो गई है। वेजेस और इंक्रीज, बट सैलरी में जो सैलरी है उसमें 20% बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। तो रियल वेजेस इंक्रीज में, तो रियल वेजेस कितने से इंक्रीज हुई हैं, कितने से इंक्रीज हुई हैं। तो आप मुझे बताइए, पहले आपकी सैलरी थी 100 रुपये और एक प्लेट मोमो भी आते थे 100 रुपये के, तो आप एक प्लेट मोमोज खा पाते थे। अब आप कितने प्लेट मोमोज खा पाते हो, कैसे निकालोगे? 120 डिवाइड बाई 110 कितना आएगा? 1.0909। तो आप कितने ज़्यादा मोमोज खा पा रहे हो? 0.0909, इतने ज़्यादा खा पा रहे हो। तो आपका कितने परसेंट से सैलरी बढ़ी है? 9.09% से। समझ आया? अगर ऐसे नहीं आया तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बताओ रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। करंट वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इन 200। रियल वेजेस निकालनी है इस क्वेश्चन में आपको एक तरीके से। तो रियल वेजेस का फॉर्मूला होता है करंट वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इन 200। तो बताओ करंट वेजेस कितनी है? 120। प्राइस इंडेक्स कितना है? 110 अपॉन 100 इंटू 100 यानी कि 110 इंटू 100। बताओ जी कितना आएगा? तो अगर आपके रियल वेजेस इतने हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये 100 से बढ़कर के 109.09 हुआ है, तो कितने परसेंट से बढ़े हैं? 9.09। वो मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा था, ये देखो। तो क्या आंसर होगा इसका? लेस देन 10%। समझ आ गया आप लोगों को? समझ आ गया? क्लियर हो गया? चैप्टर आसान था, इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है चैप्टर। इसके मैं कुछ ग्रुप में वो भेज दूंगा आप लोगों को, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ट्राई करना। या फिर मैं पिक भेज दूंगा, मेरे पास एक स्कैनर है, उस स्कैनर में से मैं आपको, पास्ट ईयर का है वो, और उसमें लेटेस्ट ईयर तक के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, तो उसकी फ़ोटो खींच करके ना इस चैप्टर की भेज दूंगा। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे वो क्लास में कवर अप कर लेंगे। काफ़ी क्वेश्चन उसमें आप अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओगे।